हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप। आज जस्टिस की हमारी पहली क्लास है और ये लेक्चर काफी दिनों बाद हो रहा है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। खैर, आज ये लेक्चर हो रहा है और आज से हम जस्टिस शुरुआत करेंगे और ये जस्टिस जो है वो 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। पहले इसके थियरी पार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद से रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के क्रिटिसिज्म को देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपको पता ही होगा कि ये पीएसआईआर की फ्री लेक्चर सीरीज है। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। ये थोड़ी मेरे बारे में डिटेल हो गई। चलिए आगे चलते हैं। जस्टिस। जस्टिस क्या होता है? जस्टिस एक ऐसा शब्द है ना, जो हम सब जानते तो सब हैं, लेकिन समझते बहुत कम है इस चीज को। आखिर जस्टिस होता क्या है, या किन चीजों को हम कहते हैं कि हाँ ये न्यायपूर्ण हुआ या ये न्याय है। या इसी बारे में कई समय से, बहुत समय से, इवन कह दो सदियों से लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस चीज को हम न्याय कह सकते हैं। आप प्लेटो को देख लो, आप एरिस्टोटल को देख लो, अपने यहाँ कौटिल्य को देख लो। उसके बाद से आज तक हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन फंडामेंटल चीजों को हम जस्टिस कह सकते हैं, या फिर क्या करें ऐसा जो न्याय हो। अगर एकदम फिलोसॉफिकल और थ्योरेटिकल बात भाषा में मैं बात करूं, तो जस्टिस एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल थियरी का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको पॉलिटिकल थियरी समझाई थी, उसी में मैंने बताया था कि जब मैं आगे समझाऊंगा आपको तो कई सारे फंडामेंटल थियरीज हैं पॉलिटिकल साइंस में, और पॉलिटिकल थियरीज हैं जैसे जैसे डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है, उसी तरह एक जस्टिस है। ये क्या कहता है कि ये सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट होना, या फिर फेयरनेस, इक्वालिटी, इक्विटी, इन सब चीजों का सही तरह से एप्लीकेशन होना, इन्हीं को हम जस्टिस कहते हैं। खैर, बहुत थिंकर्स ने इसको अपने ढंग से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जॉन रॉल्स जो है ना, मेजरली ये एक प्रोमिनेंट थिंकर है ये जस्टिस के। और इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस ने सच में एक बड़ा इंपैक्ट डाला था 1971 के बाद से, जब इनकी ये बुक आई थी। और तब से हम जस्टिस को कुछ ज्यादा ही फोकस करते हैं, और इन्हीं के नजरिए से, क्योंकि इनका जो एप्लीकेशन था ना वो काफी प्रैक्टिकल था, तो इन्हीं के नजरिए से हम जस्टिस को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। इनका मानना था कि जस्टिस जो है ना, ये किसी भी समाज का एक प्राइमरी वर्च्यू है। ये किसी भी समाज का ना, किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन का ये सबसे पहला मतलब लक्षण है, जस्टिस। अगर कोई चीज जस्ट ही नहीं होगी, अगर कोई चीज न्यायपूर्ण ही नहीं होगी ना, तो फिर वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और एग्जिस्ट करेगी तो अपने मोस्ट कोर्सिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। इस चीज को हम आगे और अच्छे से समझेंगे। यहाँ डीडी राफेल क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि देखो जस्टिस जो होता है ना, वो लीगल भी होता है, मोरल भी होता है। बिल्कुल सही है। जस्टिस को जो हम नैरोली समझने की कोशिश करते हैं, वो ये समझते हैं ना कि एक कोर्ट होगा, एक कचहरी होगी, जहां पे अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो पुलिस को मैं बुला लूंगा, पुलिस मुझे लेके जाएगी, फिर हम जेल में जाएंगे, या फिर जज जो डिसाइड करेंगे। ये बहुत नैरोली इंटरप्रेटेड कॉन्सेप्ट है जस्टिस का। जस्टिस एक्चुअली होता क्या है, इसको अलग अलग थिंकर के ढंग से, नजर से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप जस्टिस ये सोचते हैं कि आपके साथ किसी ने गलत किया, आपके साथ किसी ने गलत किया और उसको उस बात की सजा मिल गई, तो क्या ये जस्टिस है? अगर ये जस्टिस अगर आप समझते हैं तो ये बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन है जस्टिस का। जस्टिस का ये भी मतलब होता है कि अगर आपके पास ज्यादा है और किसी एक के पास बिल्कुल भी नहीं है, तो आपसे लेके अगर उसको बांटा जाता है तो ये भी जस्टिस है। हालांकि आपको ये पसंद नहीं आएगा कि कोई चीज आपकी हार्ड हार्ड अर्न है और वो आप किसी और को दे दें, या आपसे लेके किसी और को दे दी जाए, तो ये आपको तो पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो जिसको मिलेगा उसके लिए तो ये जस्टिस हुआ ना, क्योंकि उसके पास बिल्कुल नहीं था। तो ये बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है और बहुत ही समझने वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे इसको हम और विस्तृत डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जस्टिस जो है ना, वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। क्या होता है स्टैटिक कॉन्सेप्ट और डायनेमिक कॉन्सेप्ट? स्टैटिक कॉन्सेप्ट ना किसी भी पोजीशन में, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को नहीं बदलता। जैसे अगर मैंने आपको 5 रुपए दिए, तो मैंने आपको 5 ही दिए हैं। अगर आप स्पेस में मैं जाऊंगा तब भी वहां आपसे पूछूंगा कि भाई मैंने कितने रुपए दिए थे, तो आप बोलोगे 5 दिए थे। फिर या फिर मैं आपको पानी के अंदर ले चलूं, मरियाना ट्रेंच में हम लोग चल चले, और वहां भी जाके मैं पूछूं कि कितने रुपए दिए थे, तो आप कहोगे 5 रुपए दिए थे। तो वो वैल्यू नहीं बदल रही ना, दैट इज स्टैटिक। और डायनेमिक क्या होता है? जो सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदलती हैं, जो समय के हिसाब से उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, दैट इज डायनेमिक। समझ में आया? एंशियंट ग्रीक, यहाँ पे मैंने देखो 3 एग्जांपल लिए हैं। एंशियंट ग्रीस का एग्जांपल, प्लेटोस के रिपब्लिक का एग्जांपल, और मॉडर्न एरा का एग्जांपल। ये क्या है? ये बस आपको समझाने का एक तरीका है। जैसे इसकी यहां कोई बहुत जरूरत नहीं थी, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ में आ सके, इस वजह से मैंने इन चीजों को डाला है। ये ग्रीक का क्या कंसेप्ट है
ग्रीक में आपको पता होगा कि स्लेवरी जस्टिफाइड थी, ये पता है ना, इंडिया में भी थी लेकिन ग्रीक में भी थी। जैसे प्लेटो ने जस्ट ये प्लेटो ने बताया है कि स्लेव्स क्यों जरूरी हैं। स्लेव्स सिर्फ अपने मास्टर्स के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि स्लेव्स को स्लेव रहना इसलिए भी जरूरी है ताकि उन स्लेव्स का विकास हो सके। अगर मास्टर्स के शरण में रहेगा, मास्टर के देख रेख में रहेगा अपने, तो मास्टर से मिलने वाले वर्च्यू से मास्टर को देख देख के वो कुछ सीखेगा और वो अपने लायक बन सकेगा। आपको समझ में आ रहा है? तो एक तरह से ये स्लेवरी को जस्टिफाई कर रहे हैं, प्लेटो ने भी किया और अरिस्टोटल ने भी किया कि ये बेहतर, ये इन द बेनिफिट ऑफ द स्लेव है कि वो मास्टर्स की उन जरूरतों को पूरा करे जिससे मास्टर के पास लीजर हो, ताकि वो अपने स्टेट के बारे में सोच सके। तो एक तरह से ग्रीस ने ये जस्टिफाई कर दिया। प्लेटो अपने बुक में क्या कहते हैं? प्लेटो ने अपने बुक रिपब्लिक में क्या कहा? प्लेटो का जो हिसाब किताब था ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट सोच के साथ चलते थे। प्लेटो किसी भी चीज को नॉर्मलाइज करके जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करते थे। प्लेटो मानते हैं कि देखो, यहाँ कॉन्सेप्ट अगर समझ गए ना, तो प्लेटो के बारे में कहीं भी लिख लोगे। प्लेटो कहते हैं कि एक एक नेचर है, एक ह्यूमन है, नेचर ने उसको एक तरह का बनाया हुआ है, एक डिफरेंट टाइप का बनाया हुआ है। अगर हर ह्यूमन अपने नेचर के हिसाब से काम करे ना, अपने नेचर के द्वारा दिए गए इंटेलेक्चुअल लॉजिक के हिसाब से काम करे ना, तो वो एक राज्य को बेहतर राज्य बना सकता है, प्रोवाइडेड कि वो अपने दिए गए नेचुरल रोल में रहे और दिए गए नेचुरल टास्क को जो उसका असाइंड है वो उसी तरह का काम करे। जैसे अब मैं आपको प्लेटो में बहुत अच्छे समझाऊंगा कि वो मेटल थ्योरी भी देते हैं कि कोई मैन ऑफ गोल्ड है, कोई सिल्वर है, तो कोई ब्रॉन्ज है। इस तरह से वो तीन तरह के मेटल्स की बात करते हैं, वर्च्यू की बात करते हैं कि किसी में रीजन है, किसी में करेज है, किसी में एपेटाइट है। एपेटाइट जिसमें ज्यादा होगा वो दूसरे कामों में जाएगा, जिसमें रीजन ज्यादा होगा वो फिलोसोफर किंग की तरफ जाएगा, और जिसमें करेज ज्यादा होगा वो सोल्जर क्लास में जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये कहते हैं कि हर इंसान का एक नेचर है और हर इंसान के नेचर के हिसाब से उसको काम करना चाहिए और उसी काम को उसको करना चाहिए, और यही जस्टिस है। अगर कोई मानो कोई मैन ऑफ एपेटाइट है, तो उसको प्रोडक्शन में जाना चाहिए। मैं बताऊंगा प्रोडक्शन क्या है आपको, प्लेटो जब समझाऊंगा तो प्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। उनका क्या मानना था, उनका स्टेजेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। जैसे 0 से 6 तक मोरल कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए, 6 से 20 तक आपको एजुकेशन दी जाएगी और हर लेवल पे एग्जामिनेशन की अलग फैसिलिटी है। तो अगर आप 6 से 20 तक अगर आप पढ़ते हो और आप उस एग्जाम को पास करते हो, तो आप आगे लेवल पे पढ़ने के लिए भेजे जाओगे। जो 20 से 35 साल की उम्र तक आप पढ़ सकते हो, ये 15 साल का गैप है। उसके बाद से वहां से निकलोगे तो आप स्लेव में आप सॉरी, आप सिल्वर में जाओगे तो आप करेज आपका देखा जाएगा, आप सोल्जर क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अगर 20 साल में ही अगर आप पढ़े और फेल कर गए तो आपको प्रोडक्शन क्लास की तरफ भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। और ये कहते हैं कि जो जिस लेवल में है, ह्यूमन ने, नेचर ने जिसको जिस ह्यूमन को जिस लेवल में बनाया है उसको उसी लेवल में रहना चाहिए, और यही जस्ट होगा। अगर कोई स्लेव, कोई अगर सोल्जर क्लास चाहे कि मुझे फिलोसोफर किंग की जगह लेनी है और उसके लिए वो काम करना शुरू करे, तो वो जरूरी अनजस्ट, मतलब अनजस्ट तरीकों को फॉलो करेगा और वैसे वैसी चीजों को करेगा जो कि जस्टिफाइड नहीं होंगे, और यही लॉ का ब्रेक होगा और यही जस्टिस ब्रेक डाउन कर जाएगा। होपफुली आपको ये प्लेटो की थ्योरी समझ में आई होगी। आगे देखते हैं मॉडर्न एरा में। जैसे अभी मैंने जब लेक्चर की शुरुआत की ना, तो आपको पता है कि जस्टिस क्या है, एक डायनेमिक आइडिया है। तो मैंने आपको ग्रीस का एग्जांपल दे दिया। इवन एरिस्टोटल को भी बता दिया कि एरिस्टोटल कैसे बताते हैं, स्लेवरी को जस्टिफाई करते हैं। तो फिर तो मैंने एक आपको कंटेक्स्ट बताया ना, ये डायनेमिक कैसे, ये कैसे बताया आपको। मैं डायनेमिक अब बता रहा हूं आपको। एंशियंट ग्रीस में जिस तरह से स्लेवरी को जस्टिफाई किया गया अलग अलग थिंकर्स के द्वारा, उनका मानना था कि अगर स्लेव्स हैं तो मास्टर्स अपने लिए लीजर टाइम निकाल के स्टेट का काम कर सकते हैं, और अगर स्लेव मास्टर्स के साथ रहेगा तो स्लेव का भी डेवलपमेंट होगा। मॉडर्न एरा में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग हो जाता है। मॉडर्न एरा में स्लेवरी को हम बिल्कुल ही कंडेम करते हैं और कहते हैं कि ये ग्रेव इनजस्टिस है, क्रॉस इनजस्टिस है किसी एक ह्यूमन पे कि वो किसी का गुलाम रहे और उसके हिसाब से ही चले। तो आप देख रहे हो, एक समय था कुछ समय पहले एंशिएंट ग्रीस में इसी चीज को एक वर्च्यू बताया गया, इसी चीज को जस्टिफाई किया गया, इसी चीज पे एम्फेसिस किया गया, और अब इसी चीज को ग्रॉस वॉयलेशन बताया जा रहा है ह्यूमन डिग्निटी का, और ये इनजस्टिस बताया जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि समय के साथ, टाइम के साथ, मतलब स्पेस टाइम लैटिस को अगर समझोगे ना, तो स्पेस टाइम लैटिस में ये सारी चीजें
अपने ओरिजिनल पोजीशन को चेंज करते हुए नजर आएंगी। मतलब जो ग्रीस में जस्टिफाइड था, एंशिएंट टाइम में जस्टिफाइड था, वो आज ग्रॉसली इनजस्टिस है। जैसे अगर ग्रीस का एग्जांपल नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपको सती सिस्टम के बारे में पता है ना, सती प्रथा? होपफुली आप सब जानते होंगे। राजा राम मोहन राय ने 1829 में बहुत मेहनत करके एक बिल लाया और स्लेवरी को, सॉरी, सती प्रथा को पूरी तरह बैन करा दिया। ये आपको पता है ना कि सती प्रथा को किस तरह से बैन कराया गया था? तो राजा राम मोहन राय के स्टेप से पहले राजा राम मोहन राय के उस पहल के पहले आप ये देखने की कोशिश करो कि इंडिया में वो चीजें जस्टिफाइड थी ना किसी लेवल में। लोगों का मानना था ना कि अगर उसका हस्बैंड मर गया है तो अब उसको भी उस चिता पे जल जाना चाहिए। क्या आज के समय में आज हम आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? क्या हमारे परिवार में ऐसा कुछ होने जाएगा? हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? समाज एक्सेप्ट करेगा? क्या लॉ सिस्टम एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना। विडोरी मैरिज का कॉन्सेप्ट आ गया है, दुनिया भर की चीजें आई हैं। विडोरी मैरिज नहीं भी होता है तो ये चीजें एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, क्योंकि हमारा हमारा कॉन्शियस डेवलप है। हमने चीजों को अलग ढंग से देखना शुरू किया और पाया कि जो वाइफ है ना, वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है, या हस्बैंड के साथ ही उसकी जिंदगी नहीं है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी भी है। तो चीजें कैसे बदल रही है देखो, डायनेमिक चीजें ऐसे ही बदलती है समय के साथ। एक समय हिंदू उस चीज के लिए लड़ गए थे, हमारे पूर्वज इस चीज के लिए लड़ गए थे कि नहीं, सती प्रथा हमारे धर्म का पार्ट है। आज वही सेम लोग, उनके बच्चे, हम लोग उनसे अलग नहीं है। उनका एक माइंडसेट अलग था, उनके पास अलग चीजें दी गई थी। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा। कभी भी किसी ऐसे पूर्वज को गलत मत कहना जिसके शू में आप पैर डाल के नहीं चले हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस समय का समाज क्या था, उस समय की क्या परिस्थितियां थी। आज हम अपनी परिस्थिति की वजह से किसी को नहीं बोल सकते कुछ। और उसी उन्हीं के जब हम पूर्वज हैं, हम इस चीज को ग्रॉस वायलेशन मानते हैं। हम उन्हीं को कहते हैं कि नहीं, आपने गलत नहीं, आपने गलत किया था। और समाज ने धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया। होपफुली जस्टिस का ये कंसेप्ट आपको बहुत समझ में आया होगा कि जस्टिस एक स्टैटिक पार्ट नहीं है, ये बहुत ही डायनेमिक आइडिया है। आगे चलें, चलिए। जस्टिस डिफरेंट फिलोसोफर्स की नजर से एक बार हम देखते हैं। और बेहतर किसी भी थियरी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ना, इसमें अपना दिमाग कम लगाए और देखें कि थिंकर्स इस बारे में क्या कहते हैं। आपको अगर अपना दिमाग लगाना है तो अगर आप रिसर्च करो, पीएचडी करो इस पे, और फिर अपना साइटेशन दो, तो फिर एक समझ में आया कि हाँ, आपने अच्छा काम किया। लेकिन तब तक आपको कोट करना पड़ेगा, उन लोगों को कोट करना पड़ेगा जिन्होंने इस फील्ड में काम किया है, इस फील्ड में रिसर्च किया है। तो चलिए डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स को देखते हैं। एरिस्टोटल, हॉब्स, बेंथम, मार्क्सिस्ट, इन सारे लोगों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जस्टिस को किस तरह और किस रूप में एक्सेप्ट करते हैं। यहां हम शुरुआत करते हैं एरिस्टोटल के कंसेप्ट से। ध्यान से सुनना आप कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे ना अब कुछ भी जनरल नहीं है, सब स्पेसिफिक स्पेसिफिक बातें कह रहे हैं और सबकी बातों में एक अलग ही दम है। तो आपको जैसे जैसे लोगों के कंसेप्ट समझ में आना शुरू होंगे ना, तो टॉपिक में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। फिर आपको लगेगा कि पॉलिटिकल साइंस कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है, इसको समझने की जरूरत है आपको। जैसे एरिस्टोटल दो तरह की जस्टिस की बात करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एक कम्यूटेटिव जस्टिस। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में होता है कि एरिस्टोटल का मानना है कि पॉलिटिकल राइट, वेल्थ, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, ये जो भी चीजें हैं ना, वो समाज में बंटनी चाहिए। क्योंकि किसी एक के पास अगर कंसंट्रेशन होगा ना, तो फिर वो तो सॉवरन बनने की कोशिश करेगा, वो ओवर पावर, अपना पावर एम्फेसिस करने की कोशिश करेगा, वो अपने आप को डोमिनेटिंग रोल में लाने की कोशिश करेगा। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि इन चीजों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। किसी एक के पास कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, किसी एक के पास है, बाकी सब भूखे मर रहे हैं, तो ये तरीका सही नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और कॉम्पिटेटिव जस्टिस क्या है? राइटफुल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। किसी के साथ अनजस्ट नहीं होना चाहिए। ये जो कॉम्पिटेटिव जस्टिस है ना, वो निकोमेनियन एथिक्स नाम की इनकी एक किताब है। खैर, एरिस्टोटल जब पढ़ेंगे तो मैं उनकी सारी बुक्स आपको दे ही दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे रॉल्स की सारी बुक दे दी है आपको। सारी तो नहीं दी है, लेकिन जो फोर मेन है वहां वो यहाँ पे नोट कर दिया है। इसी तरह से एरिस्टोटल जब बात करेंगे तो कौन कौन बुक है। एक्चुअली एरिस्टोटल के फादर का नाम था निकोमेकस। वो एक सर्जन हुआ करते थे, मतलब हेल्थ फील्ड से बिलोंग किया करते थे, और वो बहुत ही एथिकल पर्सन थे। तो उन्हीं पे एक एथिक्स की किताब इन्होंने लिखी है और कॉम्पिटेटिव जस्टिस की चर्चा की है कि अगर मानो, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कॉम्पिटेटिव जस्टिस क्या है।
कॉम्पिटेटिव जस्टिस में होता यह है कि मानो आपने किसी के साथ ट्रेड किया, जैसे मैं और आप किसी ट्रेड रिलेशन में हैं, मैं चाहता हूं कि मैं अपना लैपटॉप आपको बेच दूं। आप भी चाहते हो कि हाँ ठीक है, सर का लैपटॉप है, इनका ले लेते हैं, सस्ते में पड़ जाएगा। आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल ये अगर बोल रहे हैं तो इनकी बात में कुछ भरोसा किया जा सकता है, इस लैपटॉप में कोई खराबी नहीं होगी। और मैं कहता हूँ कि इस लैपटॉप, जो मेरा लैपटॉप है, मैंने भाई 2 लाख में लिया था, तो मुझे 1.5 लाख दे दो। तो आप कहते हो कि नहीं नहीं भाई, ये इस बात तो सही कह रहे हैं, ये 1.5 लाख देना चाहिए, क्योंकि इनका लैपटॉप है और ये जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे। आप मुझसे लैपटॉप लेके जाते हो और फिर आप उसको नेट पे चेक करते हो और आपको पता चलता है कि अरे इसकी, इस लैपटॉप की ओरिजिनल प्राइस ही यार 60,000 रुपए है। तो इन्होंने कब 2 लाख में उसको खरीद लिया और कैसे मुझे 1.5 लाख में बेच दिया? तो मुझे तो मतलब बैठे बैठे 90,000 का घाटा दे दिया ना। तो इसी चीज को कहते हैं कि ये क्या है, ये लॉ का वायलेशन है, ये अनजस्ट है। तो कम्यूटेटिव जस्टिस में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है या फिर ट्रेड जो होता है, आप समझ रहे हो मेरी बात? ये कॉम्पिटेटिव जस्टिस में जो भी एक्सचेंजेस जो होते हैं उनका होना जस्ट है, उनको जस्ट होना पड़ेगा, मतलब उनको न्यायपूर्ण होना पड़ेगा। अगर वो न्यायपूर्ण नहीं है तो उसका रेक्टिफिकेशन करो, रेक्टिफिकेशन करो, और जो दोषी है उसको प्रॉपर सजा दो। यहाँ पे जो वॉयलेट करता है उसको पेनलाइज करो, ये इनका कहना है। आपको एरिस्टोटल समझ में आ गया? एरिस्टोटल समझ में आ जाएगा तो बाकी थियरीज भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। हॉब्स का सीधा सीधी हिसाब किताब है। हॉब्स कहते हैं कि राज्य जो कहता है ना, चुपचाप मानो, और राज्य की बातों को अगर तुम मानते हो तो समझ जाओ यही जस्टिस है, क्योंकि राज्य गलत नहीं बोलेगा। राज्य हमेशा तुमसे ज्यादा सोचता है, तुमसे ज्यादा समझदार है, तुम्हारे हित को तुमसे ज्यादा अच्छा समझता है। तो अगर राज्य ने तुमसे कहा है, स्टेट ने तुमसे कुछ कहा है करने के लिए, तो अगर तुम उसको करते हो ना, यही न्याय है, यही तुम्हारा न्याय है। और राज्य जो तुम्हारे लिए सोच रहा है, ये राज्य का न्याय है तुम्हारे लिए। तो इस हॉब्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा साधा है कि अथॉरिटेटिव ऑर्डर जो हो, जो भी वो आदेश करे, वो आपको मान लेना चाहिए। बेंथम क्या कहते हैं? बेंथम का अलग ही हिसाब किताब है। बेंथम को आप देखेंगे कि आगे इस लेक्चर में बेंथम को किस तरह से रॉल्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत लोग क्रिटिसाइज करेंगे भी, क्योंकि बेंथम का जो प्राइमरी यूटिलिटेरियन कंसेप्ट है ना, वो कुछ इस तरह से डिजाइन है कि बात बिल्कुल सही कहता है, लेकिन कुछ इस तरह से डिजाइन है ना कि ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता ही है स्टार्टिंग में। इसी वजह से ये सबसे ज्यादा, मतलब जितने लोग का क्रिटिसिज्म हुआ है ना पॉलिटिकल साइंस में, उनमें बेंथम भी है। इवन उनका जो पीटर था ना, पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर, ये मिल के लिए कहा जाता है, जेएस मिल के लिए, क्योंकि उन्होंने, जेएस मिल ने यूटिलिटेरियन कंसेप्ट लिया, यूटिलिटेरियन यूटिलिटेरियनिज्म को यूज किया, और इवन यूटिलिटेरियन में इक्वालिटी प्रिंसिपल को डाल दिया, जिसकी वजह से वो जो कंट्रोवर्सी है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, नहीं तो यहाँ लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ बस ये बता रहा हूँ जस्टिस के कंसेप्ट में, कि जस्टिस में बेंथम का आइडिया यूटिलिटेरियनिज्म का क्या है। ये कहते हैं ना कि मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल। वो मैक्सिमम, बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा खुशी देना चाहते हैं। वो मानते हैं क्योंकि दो ही गॉड हैं, दो ही गॉड हैं। वो कौन गॉड है? एक प्लेजर है और एक पेन है। और हमेशा लोग प्लेजर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और पेन को मिनिमाइज करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि राज्य क्या करे, या जो भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, वो हेडोनिस्टिक कैलकुलस या फेलोसिफिक कैलकुलस पे ही काम करे। फेलोसिफिक कैलकुलस बहुत कुछ, मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। वो एक सेट ऑफ क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया को अगर राज्य फुलफिल करता है, तो वो मानते हैं कि ये जस्टिस हो गया, क्योंकि वो हैप्पीनेस क्रिएट करेगा, वो प्लेजर को मैक्सिमाइज करेगा, पेन को मिनिमाइज करेगा। हेडोनिस्टिक कैलकुलस और फेलोसिफिक कैलकुलस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये दोनों साइकोलॉजी लेवल के कैलकुलस हैं, और एक ही, मतलब एक ही चीजें हैं, बस दो अलग अलग इनके नाम हैं। वो जस्टिस को मानते हैं कि अगर मानो उन्होंने जो फेलोसिफिक कैलकुलस या हेडोनिस्टिक कैलकुलस जो बनाया है, वो कुछ क्राइटेरियाज हैं, अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया गया, तो बस छोड़ दो, तुम जस्टिस हो गया है। क्योंकि अगर वो क्राइटेरिया फिल कर गई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो जस्टिस ना हुआ हो। हालांकि इनका क्रिटिसिज्म यहाँ पे शुरू होता है कि मैक्सिमम पीपल ऑफ और मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम पीपल देखने के चक्कर में ये इंडिविजुअल को छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो यहां तक भी कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुछ लोग का कहना है, कि इनका मानना है कि अगर 10 हॉस्पिटल में 10 लोग बीमार हैं, ये हालांकि बेंथम ने इस तरह की कहीं कोई बातें नहीं की हैं, लेकिन लोगों ने इन्फर किया इनकी थ्योरी से, इनकी थ्योरी को समझने की कोशिश करते हुए इसको और समझा और एग्जाम्पल फॉर्मुलेट करने की कोशिश की कि क्या बेंथम ऐसा भी कह रहे हैं क्या, कि जैसे आप हॉस्पिटल में गए और आप पाते हैं कि 10 या 15 आदमी बहुत सीवियर पेन में है, बहुत ज्यादा बीमार है,
और पता चलता है कि एक का किडनी खराब है क्योंकि उसने ओवर ड्रिंक कर लिया था, एक का आंख खराब है क्योंकि वो उसने अपनी आंख में कुछ डाल दिया था, एक का हार्ट खराब है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा स्मोकिंग की थी, और अन्य अन्य चीजें खराब है, किसी का हाथ खराब है, किसी का कुछ खराब है। तो किसी के बोन मैरो में प्रॉब्लम है, बचपन से उसको ऐसा इशू आ रहा है। तो अलग अलग चीजें, किसी का लीवर खराब है। आप समझ रहे हो मेरी मतलब बेसिक बातें तो आप समझ ही रहोगे कि मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे। तो उनका मानना है कि अगर कोई एक व्यक्ति ठीक है, उनका नहीं कहना है, ये लोगों का कहना है, उनके थ्योरी को इन्फर करते हुए, कि अगर कोई एक अच्छा स्वस्थ आदमी है और उसके सारे बॉडी पार्ट्स को निकाल के 15 लोगों को दे दिया जाता है, 15 लोगों को दे दिया जाता है, तो वो 15 तो ठीक हो जाएंगे। तो चलो एक को हमने कुर्बान भले कर दिया, लेकिन हमने 15 लोगों को तो ठीक कर दिया। ये कहता है मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम पीपल। और इसी बात पे आधा से अधिक जनता भड़क जाती है, कहती है कि अरे यार, जिन जिन लोगों ने अपना सिगरेट पिया, शराब पी, बदतमीजी की, या जैसे भी हुआ, वो उन लोगों की गलती है ना। एक स्वस्थ आदमी का क्यों पुर्जा पुर्जा अलग करके 15 आदमी को ठीक कर रहे हो? उस एक आदमी का क्या? तो इस बारे में, इंडिविजुअल के बारे में बेंथम बात नहीं करता। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, इस बात को आप नहीं भूलोगे कि बेंथम जो है वो जस्टिस को देखता है कि अगर फुलफिलमेंट ऑफ हेडोनिस्टिक कैलकुलस हो जाता है तो प्लेजर मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज होता है और पेन मिनिमाइज होता है। मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट लोगों की अलग ही दुनिया है, वो इस दुनिया से ही अलग हैं। उनकी उनको दुनिया में कुछ भी हो, उनको एक ही प्रॉब्लम दिखती है, कैपिटलिस्ट और क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपको मार्क्सिस्ट में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, या इवन कोई थियरी हो, कोई सी थियरी हो, मैं आपको कह रहा हूं, कोई सी थियरी हो, आप उसमें जब भी क्रिटिसिज्म लिखना हो, एक मार्क्स का करके, हाँ, सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट में मत लिख देना ऐसा। सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट को एक्सेप्ट करके, क्योंकि मार्क्स अगर मार्क्स को ही क्रिटिसाइज करेंगे और मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट को ही क्रिटिसाइज करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। हालांकि मार्क्स ने ऐसा किया भी है, अपने अपने से पहले वालों, अपने से पहले वाले सोशलिस्ट को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया है, सेंट साइमन को, रॉबर्ट ओवन को, ऐसे बहुत लोगों को बहुत क्रिटिसाइज किया है। लेकिन खैर, उनको पता है कि क्या होता है, यूटोपियन सोच वाले हैं, साइंटिफिक नहीं है। और मेरी जो थ्योरी है वो सारी साइंटिफिक है। खैर, वो अलग डिबेट है, उसको सोशलिस्ट में हम लोग कवर करेंगे और मार्क्सिस्ट में कवर करेंगे। यहाँ पे मार्क्सिस्ट क्या मानते हैं कि फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ जस्टिस क्या है पता है? एक ही है, कि अगर कैपिटलिज्म का अंत हो जाए तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, और क्लास कॉन्फ्लिक्ट का अंत हो जाए तो जस्टिस हो जाएगा। मैंने कहा ना आपको कि सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट को छोड़ के दुनिया में कहीं भी मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट लिखना हो या क्रिटिसिज्म आपको कम पड़ रहा हो, दिमाग में नहीं चल रहा हो ना, वहां पे डालो कि मार्क्सिस्ट क्रिटिसाइज कैपिटलिज्म फॉर दिस, या बोलना कि दिस इज द रीजन या आउटकम ऑफ द कैपिटलिज्म इन द सोसाइटी एंड दैट इज व्हाई क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज हैपनिंग। बस इतना लिख देना, एक क्रिटिसिज्म आपका बढ़ जाएगा। मानो एक ही याद आ रहा है और दो तीन लिखना चाहते हो, 15-20 नंबर का क्वेश्चन है, तो दो तो हो ही जाएगा, एक मार्क्सिस्ट तो हो ही जाएगा। तो उसी तरह, क्या कहते हैं, परंपरा को फॉलो करते हुए, उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मार्क्सिस्ट यहाँ भी कहते हैं कि अगर कैपिटलिज्म का एंड हो जाए, क्लास कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, तो जस्टिस प्रिवेल कर जाएगा। और यही फंडामेंटल एलिमेंट है जस्टिस का। इस टॉपिक पे भी हमने बहुत अच्छा डिस्कशन कर लिया, बहुत ज्यादा भी किया है। आगे चलते हैं। यहाँ बहुत तरह के जस्टिस आपको दिख रहे होंगे, वेरियस क्राइटेरिया ऑफ जस्टिस। आखिर जस्टिस, मैं बार बार जो जस्टिस जस्टिस कह रहा हूं, इस जस्टिस को हम देखते किस तरह से हैं? आखिर जस्टिस को देखने का कोई तरीका होगा ना। जैसे एक है नीड बेस्ड जस्टिस, एक है मेरिट बेस्ड जस्टिस, एक है इक्वालिटी बेस्ड जस्टिस। क्या है ये तीनों? नीड बेस्ड जस्टिस क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को कोई जरूरत है, उसके जिंदा रहने के लिए अगर किसी पर्सन को कोई जरूरत है, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रहा हो ना, तो 1.25 और 1.5 कर लो, क्योंकि मेरी थोड़ी आवाज बैठी हुई है, आप सुन भी रहोगे, और मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो मैं बहुत ज्यादा फास्ट और जल्दी जल्दी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा तेज नहीं बोल पा रहा हूँ, ज्यादा फास्ट पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो अगर आपको स्लो लग रहा हो तो आप थोड़ा फास्ट कर लो इस वीडियो को, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे धीरे आज लेके चलूंगा। ठीक है, चलिए आते हैं नीड बेस्ड जस्टिस पे। तो नीड बेस्ड जस्टिस क्या है? नीड बेस्ड, जरूरत के बेस पर, जरूरत के आधार पर। नीड बेस्ड जस्टिस कहता क्या है कि एक इंसान को जीने के लिए ही, उसके ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जो जो चीजें जरूरत हो, ठीक है, उन जरूरतों का पूरा होना ही जस्टिस है। आपको मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे कोई एक ऐसा कंसेप्ट नहीं है इसका, या ऐसी कोई थियरी नहीं है। आप बेसिक लॉजिक से भी सोच सकते हो कि आप मानो दिवाली मना रहे हो, चलो दिवाली आने वाला है, इसी पे कंसेप्ट लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप सबके घर पे दिवाली बन रही है, कुछ लोग चाइनीज लाइटें लगाओगे, कुछ लोग दिया लगाओगे, कुछ लोग कैंडल लगाओगे, रंगोली बनेगी,
तरह तरह के खाने बनेंगे, पकवान बनेंगे, कई तरह की मिठाइयां आएंगी जाएंगी। आप देख रहे हो ना, आप खुद तो अपने घर में देखते ही हो आस पड़ोस में किस तरह से लोग आपको लाते हैं मिठाइयां सारी। तो आपके कंडीशन ये होती है, मेरे घर में तो कंडीशन ये होती है कि इतनी ज्यादा मिठाइयां हो जाती हैं, इतनी ज्यादा चीजें हो जाती हैं उस दिन कि कुछ खाने का मन नहीं करता। ऐसा आपके घर भी होता होगा सेम चीज। लेकिन आप बस ये सोच के चलो कि आप उस दिन गाड़ी लेके निकलो अपनी, या पैदल भी निकलो, देखो कि जहां पे स्लम्स हैं, ये जहां पे इस तरह की चीजें, जहां पे एक ऐसा पुअर क्लास जहां रहता है, वहां जाके देखो। हो सकता है कि जिस वक्त आपके घर में मिठाइयों को आपको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं हो ना, मतलब जगह ना बचे, जरूरत तो है ही, जगह ना बचे ना, उस वक्त उनके पास खाने को एक दाना ना हो। ऐसी पॉसिबिलिटी है। जिस वक्त आप जैसे ही फ्रिज का गेट खोल रहे हो, पता चल रहा है कि डब्बे के डब्बे मिठाइयां गिरे जा रहे हैं, और उसी सेम टाइम पे उनके पास खाने को एक दाना ना हो, उनके बच्चे भूखे इंतजार कर रहे हो, देख रहे हो समाज को कि किस तरह से वो दिवाली मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं। तो क्या ये जस्टिस है क्या? ये क्या एक जस्ट प्रिंसिपल है ये कि किसी के पास जगह नहीं है सामान रखने के लिए, और किसी के पास है ही नहीं खाने के लिए? तो इसी को कहते हैं, मार्क्सिस्ट कहते हैं इसको, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ईच अकॉर्डिंग टू इट्स एबिलिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। जितनी तुम्हारी क्षमता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो वहां स्लम में रहता है ना, उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में बैठा दो, उसके चेयर में बैठा दो और कहो कि नहीं भाई, मैं बहुत ही ज्यादा सिंपैथेटिक हूं, और मैं आपके सारे जो विचार है ना, सारी सारी जो आइडियोलॉजी है, वो मेरे दिल से निकलती है, और अगर तुम दिवाली के दिन तुम कुछ नहीं खाए, तो अब से तुम जो भी खाओगे वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का खाना खाओगे, और उसी की कुर्सी पे बैठोगे, उसी की गाड़ी पे आओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसकी उतनी एबिलिटी नहीं है ना यार, उसके उसके पास वो करने की क्षमता नहीं है। तो कार्ल मार्क्स यहाँ पे बहुत जस्टिफाई, मतलब जस्ट बात कहते हैं कि ठीक है, उसको वो सारी चीजें मत दो जो तुम्हारे पास है, लेकिन उसको उसकी एबिलिटी के हिसाब से चीजें दो। अगर तुमको नहीं पता है कि उसकी एबिलिटी क्या है, तो खोजो, पता करो, क्योंकि उसको आप भूखे मार तो नहीं सकते ना। पता करो वो किस लायक है। अगर कुछ नहीं तो रैक पिकिंग करा लो यार, उसमें तो कोई स्किल नहीं लगता ना। रैक पिकिंग करा लो, कचरा उठवा लो, झाड़ू पोछा करा लो, इस तरह से कुछ भी करा लो, और उसके एबिलिटी के हिसाब से उसको काम दो, और एबिलिटी के उसकी जरूरत के हिसाब से उसको। अगर मानो उसके 5 बच्चे हैं, ठीक है, और उसके पास कोई ऐसी स्किल भी नहीं है जिससे वो 5 बच्चों का पेट भर सके, तो फिर उसके एबिलिटी के हिसाब से राज्य उसको देखे, देखे कि उसको क्या देना है, उसके पास कितनी क्षमता है। मतलब उसकी जरूरतें तो है, 5 लोगों को खाना खिलाना है उसको, तो उसकी एबिलिटी देखो और उसके हिसाब से काम करो। सिर्फ एबिलिटी के हिसाब से पे मत करो, क्योंकि फिर ये कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर एबिलिटी के हिसाब से पे करने लगे तो पता चलेगा कि 2 आदमी का ही खाना हुआ, क्योंकि रैक पिकिंग में और सफाई में कितना ही पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर 5 का है तो एज पर इट्स नीड भी देखो। नीड बेस समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर है? अब मेरिट बेस पे चले। मेरिट बेस क्या है? ये बिल्कुल भी इगैलिटेरियन नहीं है। कैसे इगैलिटेरियन हो सकता है? चलो मेरिट बेस में अपने पे एग्जांपल लेते हैं, हम ही लोग का एग्जांपल लेते हैं। यूपीएससी है ना, ये मेरिट बेस्ड एग्जाम है या नीट बेस्ड एग्जाम है? नीट बेस्ड एग्जाम होता ना, तो पता चलता कि अगर 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं और 5 लाख लोग भरे हैं, तो हार्डली उसमें 10,000 ही ऐसे होंगे जो कैपेबल होंगे, या मान तो लेता हूं मैं कि 50,000 होंगे जो कैपेबल होंगे। बाकी जो 5 लाख में से 4,50,000 है ना, वो नीड बेस पे ही है, क्योंकि यहाँ पे आईएएस हम सब लोगों के लिए एक प्रेस्टीज है। यहाँ पे हम लोगों की नीड है आईएएस होना। ये कोई बस शौक नहीं है, ये सबका, हम सबका। ठीक है, और भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी फिलहाल अवेलेबल है, सबके पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन मैक्सिमम्स की तो यहाँ नीड है ना। तो अगर नीड के हिसाब से चलो तो हर लाख हमारे देश में 4 लाख ऑफिसर्स निकलेंगे। ये चलो, तुम कुछ लोग इस पे डिबेट करो कि अरे नहीं भाई, इतना थोड़ी हो सकता है। चलो मैं मान लेता हूँ 1 लाख तो होंगे यार, जिनकी जिनकी अर्ज होगी, जिनकी मतलब मोस्ट नीड होगी, उनके पास खाने को। जैसे अभी हमने 12 पास मूवी देखी थी ना, अब उसमें देखो उस लड़के को, मनोज सर को ही देख लो। तो खैर वो अपनी मेरिट से आए, लेकिन उनकी नीड तो थी ना यार कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बन जाए। तो अगर नीड बेसिस पे होता तो हर साल 1 लाख वैकेंसीज की जरूरत पड़ती हमें, और 1 लाख लोगों को रिक्रूट करना पड़ता, तो क्या उतनी जरूरत है हमें? बिल्कुल नहीं है। तो ये इगैलिटेरियन और इक्वालिटी प्रिंसिपल पे तो नहीं चलता। तो चलता किस पे है? तो मेरिट बेस पे। मेरिट मतलब आपके पास उतनी क्षमता है या नहीं, या आप उस लायक सबसे बेहतर, उन लोगों में सबसे बेहतर
है या नहीं। लिबरल कंसेप्ट इसी चीज को जस्टिफाई करता है। जितने लिबरल थिंकर्स को सुनोगे ना, कभी भी सुनोगे, वो इसी बारे में फोकस करते हैं और वो इसी बारे में चर्चाएं करते हैं। वो कहते हैं कि जो लिबरल प्रिंसिपल्स है ना, वो मेरिट को बढ़ावा देते हैं। उनका मानना है कि अगर मेरिट समाज में है ना, तभी एक समाज का विकास हो सकता है और समाज अपना बेस्ट दे सकता है। समझ रहे हो? मेरिट का क्या मतलब हुआ? अगर 1 लाख लोग हैं तो उनमें से बेस्ट फाइंड आउट करो और उन बेस्ट को वो सारी चीजें, वो सारे ऑप्शंस मुहैया करो, उनको वो सारे फैसिलिटी दो। बात समझ में आई? मेरिट बेस्ड। इक्वालिटी बेस्ड पे चले। अब इक्वालिटी बेस्ड क्या है? वही मेरिट बेस्ड का उल्टा। ये ये क्या कहता है कि सिस्टम को इक्वल होना चाहिए। हालांकि ये पूरी तरह ना, ये जुडिशियल सिस्टम पे काम करता है। आप खुद ही सोचो कि मेरिट बेस्ड जब होगा तो नॉन इगैलिटेरियन होगा। वो मेरिट बेस्ड वाले जितने थिंकर होंगे वो उसी चीज को न्याय मानेंगे कि अगर किसी चीज का फैसला मेरिट पे हो, मेरिट के आधार पे हो, तो ये न्याय है। नीड बेस्ड वाले किस चीज को न्याय मानेंगे? कि जिसकी जितनी जरूरत है और जिसकी जो सबसे ज्यादा जो जरूरत है उसको ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए वो दे दो, ये जस्टिस है। इक्वालिटी वाले मानेंगे कि देखो, जब जस्टिस तभी माना जाएगा जब समाज में बराबरी का अधिकार होगा। समाज में बराबरी किस चीज की बराबरी? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इन सारी चीजों की बराबरी होगी। अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी तो यही कहता है ना। सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स अपना पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करता है। तो इसी तरह से ये सारे अगर इक्वालिटी, जैसे आप एक अच्छे आदमी हो, आपके पास सोशल बेस अच्छा है, आपको आपकी बहुत से लोगों से जान पहचान है, आप जहां जाते हो आपकी बातें लोग सुनते हैं, तो आप चाहते हो कि आप चुनाव में लड़ो ताकि लोगों के हितों को आगे रखो। और पता चलता है कि आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते क्योंकि आप किसी सर्टेन कास्ट से आते हो या सर्टेन ग्रुप से आते हो, या आप जनरल हो और जनरल की सीटें अवेलेबल ही नहीं है। इस तरह से नहीं समझ में आएगा। मैं इसको अदर वे देखता हूँ। मानो आप किसी ऐसे कास्ट से बिलोंग करते हो जिसको कोई फैसिलिटी नहीं मिली है और समाज में आपको आने नहीं दिया जा रहा, तो आपको रिजर्वेशन दे देंगे। रिजर्वेशन दे देंगे मतलब अफर्मेटिव एक्शन कर देंगे। तो फिर आपके पास भी एक अधिकार होगा कि आप अपनी जगह से खड़े हो सको। खैर, ये तो आउटकम बेस्ड है। ये यहाँ पे बहुत ही एप्ट एग्जांपल नहीं होगा। आउटकम बेस्ड में जस्टिस के बाद आपको समझाऊंगा कि आउटकम बेस्ड जस्टिस क्या होता है। लेकिन इक्वालिटी कहता है कि सबको समान अधिकार दे दो। जैसे अगर मुझे पढ़ने का अधिकार है तो आपको भी पढ़ने का अधिकार है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको जस्टिस, और कल को आप मेरी बात सुनो और कहो कि अरे यार ये बढ़िया नहीं पढ़ा रहा, ये पढ़ा रहा है लेकिन ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट को कवर नहीं कर पा रहा, मुझे खुद का यूट्यूब चलाना चाहिए और अब मुझे पढ़ाना चाहिए, तो क्या मैं आपको रोक सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इक्वालिटी है। जो मेरे पास है वो आपके पास है। आप एकदम पढ़ा सकते हो उसको, और हो सकता है कि आप उसे बेहतर पढ़ा दो। तो यही इक्वालिटी का मतलब होता है कि आपके पास वो अधिकार, समानता का अधिकार है या नहीं है। तो इक्वालिटी बेस्ड जस्टिस जो मानते हैं, वो मानते हैं कि जस्टिस तभी होगा जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और समाज में समानता रहेगी। तीनों समझ में आ गया? आगे चले। चलो, एक होता है प्रोसीजरल जस्टिस। अब वहां पे अब उन टॉपिक्स को एकदम भूल जाओ। वो टॉपिक्स भूल जाओ क्योंकि वो सब पार्ट थे। यहाँ एक बार मैं पीछे कर रहा हूँ स्लाइड, आप देखो कि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आपको जस्टिस मल्टीफेसेट कंसेप्ट जो मैं दिखा रहा हूँ, डायनेमिक जस्टिस दिखाया, कितने फिलोसफर्स हैं, क्राइटेरिया जस्टिस के बताया, ये अभी तक मैं बस जस्टिस क्या है मैं आपको स्टैब्लिश कराने की कोशिश कर रहा था, अलग अलग थिंकर से, अलग अलग कंसेप्ट से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब मैं आपको जस्टिस समझाने जा रहा हूँ कि जस्टिस एक्चुअल में इंप्लीमेंट कैसे होता है। प्रोसीजरल जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस होता क्या है? जो किसी एक प्रोसीजर को फॉलो करे, और वो प्रोसीजर जो है, ठीक है, वो प्रोसीजर जो है वो सबके लिए सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो प्रोसीजर आपके लिए अलग होगा और मेरे लिए अलग होगा। मैंने मानो किसी का मर्डर कर दिया, तो मैंने जब मर्डर किया तो पुलिस मेरे पास आएगी, मुझे शाबाशी देगी, वाह शाबाश कर दिया, कोई नहीं, चलो आधे घंटे में आते हैं, घूम घूम के दिखा देंगे कि हाँ तुमने मर्डर नहीं किया, तुम तो थे ही नहीं। और जब आप मर्डर करो तो पुलिस आपको पीटते हुए ले जाए और आपको जेल में रख दे और आपको लाइफ टाइम के लिए जेल दे दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक प्रोसीजर होना चाहिए, जो आपके लिए है वो मेरे लिए है। उसी चीज को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। पहले एरिस्टोटल को समझेंगे, फिर नॉर्मन बैरी को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट प्रोसीजरल जस्टिस को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ फिलोसॉफिकल पार्ट जो है ना इसका, प्रोसीजरल जस्टिस का, वो यही कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन जो होता है ना, वो बिल्कुल इम्पार्शियल ढंग से होना चाहिए। जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था,
कॉन्फ्लिक्ट का कोई भी रिजोल्यूशन इम्पार्शियल ढंग से होना चाहिए और सही रिसोर्सेज का एलोकेशन होना चाहिए। मतलब जो अभी मैंने एग्जांपल दिया ये क्राइम करने वाला कि मैं क्राइम करता हूं और आप क्राइम करते हैं, वो दोनों में अलग अलग क्राइम कैसे हो जाता है? दोनों में तो क्राइम तो मर्डर ही है ना यार। तो दोनों को एक ही तरह से देखो ना, दोनों मर्डर है, दोनों क्रिमिनल्स हैं। और इसके प्रोपोनेंट्स ये कहते हैं ना कि अगर प्रोसीजर सही होगा ना, तो हमेशा याद रखना जो आउटकम होगा ना वो जस्ट होगा। एरिस्टोटल इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि जस्टिस क्या है? एक फंक्शन है। क्या? किस चीज का फंक्शन है? तो ये एक रेगुलेटिंग फंक्शन है। किसका? इंडिविजुअल और ग्रुप का। एक इंडिविजुअल और ग्रुप किस तरह से इंटरेक्ट होंगे, किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ये इस तरह का एक इंटरैक्टिव फंक्शन है। एरिस्टोटल कहते हैं प्रोसीजरल जस्टिस को। जैसे अगर मानो एक ग्रुप है, एक लेयर्स का ग्रुप है, तो आप लेयर्स के ग्रुप के साथ कैसे इंटरेक्ट करोगे? एक पुलिस का ग्रुप है और आप उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करोगे? उनका रिलेशन आपके साथ कैसे रहेगा? ये एक प्रोसीजर के थ्रू बंधा हुआ है। नॉर्मन बेरी बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। नॉर्मन बेरी की बात आपको समझ में अच्छे से आएगी। वो कहते हैं कि मैटर ही नहीं करता यार कौन जीते कौन हारे, क्या ही फर्क पड़ता है अगर प्रोसीजर जस्ट है तो। अगर आपको ये प्रोसीजरल जस्टिस नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। इस बार तो एकदम क्लियर हो ही जाएगा, इसमें कोई इफ एंड बट की संभावनाएं नहीं है। आई एम सॉरी। प्रोसीजरल जस्टिस को आप समझने की कोशिश करो, एग्जांपल की तरह से समझने की कोशिश करो कि अगर 100 मीटर की रेस हो रही है, 100 मीटर की रेस हो रही है, तो 100 मीटर की रेस में दसों लोग एक पॉइंट से शुरू कर रहे हैं। दसों लोग एक पॉइंट से शुरू करते हैं और कोई भी ऐसा नहीं है कि वो कर्व है या फिर टेढ़ा रास्ता है या फिर कोई ऐसा रास्ता है जिसमें एक के लिए डिस्टेंस ज्यादा है, एक के लिए डिस्टेंस कम है। बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल स्टेडियम है और सब लोग एक लंबी लाइन लगा के खड़े हैं और स्टार्ट बटन हो जाता है 3 2 1 गो। जैसे ही गो होता है सारे भागना शुरू करते हैं और सारे भागना शुरू करते हैं और एक ही जगह एंड पॉइंट है। अब उस एंड पॉइंट पे कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा, ये आपका प्रॉब्लम थोड़ी है जानना। आपका काम है प्रोसीजर को सही होना, ये देखना कि कोई ऐसा तो नहीं है जो लाइन के 10 कदम आगे से खड़ा होकर शुरुआत कर रहा है। ये ऐसा तो नहीं है कि वो एक व्यक्ति जैसे ही पहुंचने वाला है वहां पे, ठीक है, उसको कोई पैर लगा के गिरा दे रहा है। या फिर ये देखना कि किसी एक व्यक्ति के लिए एंड जो पोजीशन है, एंड लाइन है, वो आगे और पीछे तो नहीं की जा रही। ऐसा तो नहीं है। अगर ये सारे प्रोसीजर सही हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए आउटकम से कि आउटकम क्या है। आउटकम जो भी हो देखा जाएगा और वो जो भी आउटकम होगा वो एक्सेप्टेड आउटकम होगा और वो जस्ट आउटकम होगा। समझ में आई चीजें नॉर्मन बेरी की और प्रोसीजरल जस्टिस की? आगे चलते हैं। इंडिया में प्रोसीजरल जस्टिस का हिसाब किताब। इंडिया में प्रोसीजरल जस्टिस को हम कहां से मानते हैं? एक्चुअली प्रोसीजरल जस्टिस को मैंने जो अभी तक समझाया ना, वो आपको बहुत ही लॉजिकल, रैशनल और फिलोसॉफिकल ढंग से समझाया है। अब लीगल ढंग से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी सी चीज है, समझ जाओगे तुरंत, कोई इशू नहीं है। जैसे आपने आर्टिकल 14 पढ़ा है क्या? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आर्टिकल 14 पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पॉलिटी में आर्टिकल 14 जरूर पढ़ा होगा। उसमें लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ थोड़ा सा उसका जस्ट देखते हैं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ बेसिकली एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। उसमें ये कहा जाता है ना कि जो भी प्रोसीजर बन गया, जो भी लॉ बन गया, उसी के हिसाब से फॉलो करो। और जो लॉ है वो लॉ है, वो तुम्हारे लिए भी है, मेरे लिए भी है, 5 साल के बच्चे के लिए भी है, अनलेस उसमें कोई मॉडिफिकेशन या एक्सेप्शन प्रोवाइडेड नहीं है। वो सबके लिए सेम लॉ है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेसिकली अमेरिकन कंसेप्ट है और ये कहने की कोशिश करता है ना कि देखो, लॉ जो है ना, इस तरह से कोई हार्ड एंड फास्ट और स्टैटिक रूल तो है नहीं। रूल रूल होता क्या है? ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन के एग्जिस्टेंस को इंश्योर करने के लिए। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अर्थ ये होता है कि हम सिचुएशंस देखेंगे, एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। हम सिचुएशंस को देखेंगे और सिचुएशन के बेसिस पे जज करेंगे कि ये लॉ है, ये जस्टिस है या नहीं है। मतलब हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ड्यू प्रोसेस को देखेंगे। जैसे अगर आप मानते हो कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, एक एक आदमी है, 25 26 साल का, 30 साल का, वो क्या करता है कि वो जाता है एक मार्केट में और उसने किसी का एक फल वाले का एक 2 4 सेव लेके भाग गया वो, तो वो पकड़ा जाएगा।
और वो पकड़ा जाएगा तो पता चलता है कि वो चोर है, उसका यही काम ही है, यहाँ से चुरा के लेके जाएगा, दूसरी जगह ले जाके बेच देगा, और शाम को आते वक्त उसका दारू पी जाएगा, ऐसा कुछ करेगा वो। तो ये उसका एक तरीका है। तो ये क्या क्राइम है या नहीं है? डेफिनेटली इतना सिंपल चीज नहीं है कि आप सब लोग बोलो क्राइम है। वही एक 5 साल 6 साल का बच्चा है, उसके जैसे मैं बार बार यही एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये ज्यादा इमोशनल है और ज्यादा टची है, तो आपको ज्यादा समझने में आसानी होती होगी। 5 साल का बच्चा है, वही सेम एक से वो बेचारा वो चुराता है और लेके भाग के जाता है, अपने घर वालों को देता है, अपने माँ बाप को देता है, अपनी माँ को देता है, अपने छोटे भाई को देता है। तो क्या ये सेम क्राइम हुआ दोनों? तो दोनों को देखने का तरीका अलग होगा ना। लेकिन जब जैसे कि है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ये कहता है कि भाई दोनों ही क्राइम है, दोनों को सजा दो, दोनों को 5-5 साल के लिए अंदर कर दो। वो 5 साल का बच्चा, उसको 5 साल के लिए अंदर कर दोगे क्या? लेकिन लॉ तो कह रहा है, और लॉ कह रहा है तो जस्टिस है हुआ ये। लेकिन यही आता है प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है कि नहीं, प्रोसेस तो देखो यार, जो जरूरी प्रोसेस है इसके अंदर, जो जरूरी स्टेप्स हैं इनके अंदर, वो देखो वो क्या कहता है। और वो मानता है कि नहीं, ये चीजें सही नहीं है। 5 साल के बच्चे को सजा नहीं देंगे, हम उसको समझाएंगे और हम उससे सॉरी बोलेंगे, सॉरी राज्य तुम्हारे लिए ये काम नहीं कर पाया, तुम्हें तुम्हें फूड दिलाने का काम राज्य का है, तुम्हारी माँ का केयर करने का, तुम्हारे छोटे भाई का हेल्थ केयर करने का या सारी फैसिलिटी देने का तो काम राज्य का है। हम तुमसे सॉरी बोलते हैं और तुमको अब हम ये सारी फैसिलिटी दिलाएंगे। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट आउटकम आउटकम हुआ इसका, हुआ ना। कहाँ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ उसको 5 साल के लिए जेल में डाल के रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे रहा था, और कहाँ ड्यू प्रोसेस लॉ उससे माफी मांगता है और स्टेट को गाइड करता है कि नहीं, तुम इन बच्चों के लिए अच्छे से जो भी करना है करो, इसकी माँ के लिए अच्छा करो। तो लॉ का पर्सपेक्टिव बदल गया, आउटकम बदल गया, सिचुएशन बदल गई। तो यही है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। मेनका गांधी के केस से पहले तक हम लोग प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ चलते थे, जो लॉ में लिखा है उसको चुपचाप मानो। लेकिन मेनका गांधी का जब से केस हुआ, बहुरानी जी हैं, उनका जब से ये केस हुआ उसके बाद से चीजें बदल गई। उसके बाद से लोगों को लगा कि नहीं नहीं नहीं, हालांकि पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से बहुत चीजें बदल जाती हैं, आम आदमी भले मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो टॉप हायरार्कीज है, टॉप रंग है, उनके लिए तो सारे लॉज और संविधान भी बदलने को लोग तैयार होते हैं। आपको चीजें समझ में आ गई, थोड़ा क्रिटिसाइज करना भी जरूरत था, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं हम लोग, और बिना क्रिटिसिज्म के हमारा खाना पचता नहीं है। तो क्रिटिसाइज करते रहिए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कीजिए, और ऐसा क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म कीजिए जिसकी वजह से समाज का भला हो सके। एकदम हिंदू के कॉलमनिस्ट मत बन जाओ जो सरकार की हमेशा कमी निकालते रहो। लेकिन हाँ, जहां जरूरत है वहां बोलो, बिना बोले काम नहीं चलेगा। लोकतंत्र में बिना डिमांड के सप्लाई नहीं होती है। चले आगे, अगर आज की थ्योरी आपको समझ में आ गई तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्रिटिसिज्म है प्रोसीजरल जस्टिस का। प्रोसीजरल जस्टिस आपको लगता है कि किसका क्रिटिसिज्म नहीं आएगा? जो कह रहा है कि थ्योरी स्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, अगर कुछ ऐसी चीजें होंगी तो उसका क्रिटिसिज्म नहीं आएगा। हर्बर्ट स्पेंसर है, हाइक है, मिल्टन है, नॉजिक है, फ्रीडमैन है, नॉजिक है, ये लोग कौन है? चलो एक स्पेंसर को हटाओ, बताओ हाइक, फ्रीडमैन और नॉजिक ये कौन लोग हैं? आखिर इन ट्रायंगल को या इन क्या होता है ये तिगाड़ी को आपने कहाँ देखा हुआ है? बेसिकली ये लिबर्टेरियंस हैं, ये वही लिबर्टेरियंस हैं जो इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते हैं, न्यू लिबरलिज्म की बात करते हैं। ये ये वही लोग हैं। तो इनको क्या आपको लगता है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के पक्ष में जाएंगे या विपक्ष में जाएंगे? ऑफ कोर्स ये कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस मत लो यार। ड्यू प्रोसेस क्या होता है? जो तुमने लॉ रखा है वो लॉ रखो। समझ रहे हो आप मेरी बात? हालांकि यहां मैं क्रिटिसिज्म समझा रहा हूं आपको प्रोसीजर, ये प्रोसीजरल जस्टिस का। लेकिन यहाँ पे इनका इनका मानना है कि कोई प्रोसीजरल जस्टिस नहीं और कोई ड्यू प्रोसेस नहीं। आप लॉज एक रखो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। कुछ दिन पहले तक, अभी तो उस चीज को हटा दिया गया, एक एक लॉ हुआ करता था इंडिया में, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। वो कंपनीज पे लागू होता था, क्रिमिनल केसेस पे नहीं, सिविल केसेस पे लागू होता था। तो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ में क्या था पता है? कि चलो आज कंपनी खोल दो, आज कंपनी खोलो और 5 साल तक तुम बिजनेस करो, 6 साल तक बिजनेस करो। कर रहे हो, अचानक से सरकार को दिखता है कि अरे यार ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, अरे यार ये तो बहुत अच्छा कमा लिए। एक फिर वो एक लॉ लाएंगे, एक लॉ लाएंगे कि देखो 4 साल पहले ना, हम 4 साल पहले के लिए एक लॉ ला रहे हैं कि तुम्हें 25% देना होगा एज अ टैक्स। अभी तक ये 20% दिया करते थे। अभी आज लॉ ला रहे हैं कि हम, जैसे आज 2024 चल रहा है, ऐसे समझ में आएगा, 2024 चल रहा है, कंपनी स्टैब्लिश हुई 2019 में, 2024 चल रहा है, और
इन 5 सालों में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। तो लॉजिकली तो लॉ ये है ना कि बस अगर आपको लग रहा है कि अच्छा खासा पैसा कमा रहा है तो आज टैक्स लगा दो, अगले साल से इनसे पैसे ले लो। लेकिन सरकार कहती थी नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बहुत जरूरी है। हालांकि उसके भी कुछ बेनिफिट्स थे, लेकिन मैं यहाँ बेनिफिट नहीं, मैं यहाँ क्रिटिसाइज करने उतरा हूँ, तो क्रिटिसाइज करूंगा आपको इस समय, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। वो ये कहते हैं कि 2024 में बैठ के कि देखो, तुम्हारे लिए हम एक ऐसा लॉ ला रहे हैं ना जिसमें तुम 25% टैक्स दोगे जो अभी 20% देते हो। तो कंपनियां कहती हैं ठीक है, दे देंगे, कोई नहीं। 5% देना है ना, तो अपना कैलकुलेशन करती हैं आगे से कि चलो 2025 से अब हम लोग को 25% देना पड़ेगा, 5% बढ़ेगा। तो फिर सरकार कहती है अरे नहीं भाई, कहाँ 25, 2019 से दो। अब यहाँ पे चीजें हो जाती हैं गड़बड़ कि जो कंपनी जिनको पता ही नहीं है कि उनको टैक्स देना है, और उन्होंने कभी इस चीज को कंसिडर किया नहीं, इस चीज को अपने कंसिडरेशन में लाया नहीं, आप उससे एक ही बार खड़े होकर बोलोगे कि तुमको 5 साल का, तुम्हारे 5 साल का जैसे 5 साल हुआ तो 25% टैक्स तुम्हारा बचा हुआ है, तो ये कंपनी पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाएगा ना। और ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉ कहीं से भी जस्ट नहीं है। तो इसी वजह से ये कहते हैं कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या हिसाब किताब है। एक दिन उठे और पुराने रेट्रोस्पेक्टिव जाके लॉ लगा दिए। यही प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ अगर होगा, तो उस वक्त लॉ तो नहीं था। अगर 2019 में ये लॉ नहीं था तो 2024 में आप उस चीज के लिए पेनलाइज नहीं कर सकते। हाँ, अब यहां से एक लॉ बना सकते हो जो 25, 26, 27 में उस चीज को फॉलो करा। अगर चाहते हो कि 25 में कोई 25% दे, तो आज लॉ बना दो, 25 से वो 25% देना शुरू कर देंगे। लेकिन आप पीछे जाके लॉ में बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये सारे मॉडिफिकेशंस दिए जा सकते हैं, ये सारी चीजें आपको दी जा सकती हैं। हालांकि इसके भी अपने कुछ फायदे हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि मानो कोई एक आप ही हो, ऑफिसर हो, और आप क्या करते हो कि आप ऐसा हो ना, मैं बस एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कोई ऐसा चाहेगा नहीं किसी के साथ कि आप लोग छोड़ो, अपने पे मत लेना, अच्छा नहीं लगेगा। किसी रैंडम पे दो कि कोई मानो ऑफिसर है, वो सर्विस करता है 25 साल, 25 साल सर्विस करता है, उसकी एज है 55। अचानक से 55 पे क्या होता है ना कि उस पे एक क्रिमिनल चार्जेस आ जाते हैं, और उस पे करप्शन चार्जेस लग जाते हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन में चला जाता है। और बोर्ड उसको कहता है कि जब तक ये चार्जेस आप पे फ्रेम्ड है और जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपको आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। तो वो कहता है ठीक है। और इस इन्वेस्टिगेशन और चार्जेस के चक्कर में ना 5 साल बीत जाता है, उसका रिटायरमेंट हो जाता है। तो और रिटायरमेंट के बाद ये आता है, रिटायरमेंट के बाद आपका जजमेंट आता है, और पता चलता है कि अरे इस बंदे ने तो क्राइम किया ही नहीं था, इस बंदे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ये ऑफिसर तो बिल्कुल एकदम ड्राई ऑनेस्ट इंसान है। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ कहता है कि अब क्या करो, अब यहां से इनको कंपनसेट करो और एक ऐसा कुछ लमसम दे दो जिससे इनका काम चल जाए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है पीछे चलो, पीछे चलो। कहां से इनको हटाया है, तो भाई 5 साल पहले से, 5 साल से सारा पैसा जोड़ो, और इनका क्या लॉस हुआ, प्रेस्टीज लॉस हुआ, इनका इमोशनल लॉस हुआ, इनकी फैमिली का जो लॉस हुआ, इनके बच्चों के पढ़ाई का जो लॉस हुआ, जो जो अपॉर्चुनिटीज ये 5 साल में खो सकते थे। तो अगर मानो कि एक ऑफिसर की सैलरी उस वक्त मानो 1 लाख रुपए थी, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, 1 लाख रुपए थी, तो प्रोसीजर प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ कहता है कि एक लमसम उसको दे दो अंत में, 5 साल का फी उसको सैलरी दे दो, ये तो जस्टिस हो जाएगा। 5 साल का 1 साल का 12 लाख, 5 साल का 60 लाख, 60 लाख रुपए उसको दे दो। उसका जो फी बनता है, उसकी जो सैलरी बनती है, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसको दिक्कत हुई है, तुमने उसको फ्रेम लेट से किया, तो 60 लाख रुपए दे दो। यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है बिल्कुल नहीं। 60 लाख तुम कैसे मान जाओगे, 60 लाख तो उसकी बस सैलरी है। उसका जो प्रेस्टीज लॉस हुआ, उसका जो ह्यूमन वैल्यू लॉस हुआ, उसके जो बच्चों को लॉस हुआ, उसकी वाइफ को लॉस हुआ, उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी खो दी, उसके से 10 करोड़ दोगे तुम। ऐसा सुना है ना आपने, इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं कि एक किसान को पूरा रेलगाड़ी दे दी गई, इनको एक हेलीकॉप्टर दे दिया गया। तो ये क्या है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ ये हाँ, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। तो उसके भी एक अलग बेनिफिट्स हैं। मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज इसलिए स्टार्टिंग में मैंने इसको किया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों, स्पेंसर को भी ले लो आप, हर्बर्ट स्पेंसर को हमेशा याद रखना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कॉन्सेप्ट से इन्होंने इसको, ये है हालांकि ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, लेकिन इसको इन्होंने अपने थ्योरी में लगाने की कोशिश की, और पॉलिटिकल थ्योरी में लगा के इसको, सोशलॉजिकल थ्योरी में लगा के इसको
पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की है। तो ये तीन चारों को याद रखना कि ये बेसिकली एडवोकेट करते हैं। किसको कहते हैं? तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस को प्रोसीजरल फॉर्म में एडवोकेट करते हैं। एक एक को देख लें आप। बहुत ज्यादा डिस्कशन मैंने कर दिया, मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं ना कि अगर नहीं समझाऊंगा ना तो फिर वो आपके दिमाग में स्टैब्लिश नहीं होंगे, सेटल नहीं करते। हालांकि अब ये जो सारे थ्योरीज आएंगे ना आपके सामने, इन लोगों की जो थिंकिंग आएगी ना, ये आपको क्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन वैल्यूज दिखेगा। लेकिन आपको भी समझने की कोशिश करनी होगी कि ये प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के वाले लोग हैं। ये कहते हैं कि जो कानून है वो सबके लिए कानून है, किसी एक व्यक्ति के लिए कानून नहीं बदलेगा। और वो व्यक्ति जो हो, वो 5 साल का बच्चा हो जो चोरी कर रहा हो, या कोई एक हार्डकोर क्रिमिनल हो, नक्सली हो, माओवादी हो, या फिर वो कोई टेररिस्ट हो, वो किसी के लिए नहीं बदलेगा, वो सबके लिए सेम रहेगा। स्पेंसर क्या कहते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। स्पेंसर कहता है ना कि राज्य का कोई रोल नहीं है कि वो हैंडीकैप को सोशल असिस्टेंट प्रोवाइड करे। सोशल, ये हैंडीकैप जो लोग होते हैं उनको सोशल असिस्टेंट प्रोवाइड करने का कोई भी रोल राज्य का, स्टेट का नहीं है। और वो अगर ऐसा करते हैं ना तो वो अनजस्ट कर सकते हैं उन केपेबल के साथ जिसका राइटली वो शेयर था वो मिलना। जैसे मानो कि कुछ लोगों ने टैक्स दिया, ठीक है, कुछ लोगों ने टैक्स दिया, मानो 10 लोगों ने टैक्स दिया। तो जिन लोगों ने टैक्स दिया उन लोगों को तो हक है ना अच्छे रोड का, अच्छे अच्छे ब्रिजेस का, अच्छी गवर्नमेंट की फैसिलिटी का, ये सारी चीजों का हक है उन्हें। लेकिन सरकार क्या कहती है, रोड टैक्स, ये ब्रिजेस और इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से नहीं दे पाती। क्यों नहीं दे पाती? क्योंकि वो जो टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है ना, वो उन डिप्राइव्ड सेक्शन की मदद करती है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन को, जिन डिप्राइव्ड सेक्शन को उस चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है फॉर द टाइम बिंग, तो उनकी मदद कर देती है। तो हो सकता है कि रोड ना बनवा पाए, हो सकता है ब्रिजेस ना बनवा पाए, हो सकता है ये आपके लिए फ्री इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल ना करा पाए, मोबाइल कनेक्शन ना लगा पाए, या फिर कोई ऐसा ऑफिस स्टैब्लिश ना करा पाए। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो जो टैक्स देने वाले हैं उनपे तो एक हो गया ना कि उन्होंने बेचारों ने पैसा भी दिया और उनको फैसिलिटी भी नहीं मिली। क्यों भाई? क्योंकि उनकी फैसिलिटी उठा के किसी ऐसे लोगों को दे दी गई जिन्होंने कुछ पे नहीं किया था। तो हार्वर्ड स्पेंसर उन्हीं लोगों के पक्षधर है, रिप्रेजेंटेटिव है, जो टैक्स पे करते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई हैंडीकैप है तो उसको छोड़ो, वो राज्य की जिम्मेदारी कैसे हुई? राज्य की जिम्मेदारी है तो हम क्यों उसके लिए पेनलाइज हों? राज्य अगर उसको हैंडीकैप्ड को सोशल असिस्टेंस देता है ना, तो हमेशा याद रखना वो उस इंसान को डिप्राइव करता है जिसने उसको पे किया है, या जिसका राइटफुली ये हक था। समझ में आया? मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे ज्यादा मैं इस टॉपिक पे बोलूंगा ना तो रिपीटेशन लगेगा ये। हाइक क्या कहते हैं? हाइक, हाइक ऐसे हाइक का जो कंसेप्ट है वो यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। हाइक ने भी एक अच्छी बात कही इस पर। हाइक इसको न्यूट्रलाइज करते हुए कहते हैं कि देखो, आई एम सॉरी, न्यूट्रलाइज करते हुए कहते हैं कि देखो, राज्य का जो काम है ना, वो बेहतर होगा कि राज्य कंपटीशन को बढ़ाए और सोशल जस्टिस पे कम ध्यान दे। समझ रहे हो? वो कहता है कि कंपटीशन बढ़ाओ। कंपटीशन कैसे बढ़ेगा? तो उनको कहो जिनको तुम सोशल असिस्टेंट दे के फ्री में खाना खिलाना चाहते हो या फ्री में उनके जीवन को रखना चाहते हो, उनसे कहो कि बाबू अब तुम थोड़ा कुछ करो, करो, हम तुमको कुछ लोन के रूप में दे रहे हैं, आओ, पैसे लो और अपना उद्योग लगाओ, जॉब लगाओ, पैसे लो, पढ़ो, एजुकेशन बढ़ाओ और कंपटीशन में आओ। फ्री का ये जो खाना है ना, मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद करो, क्योंकि तुम लोग कुछ करना नहीं चाहते। तुम्हें पता चल गया है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और सरकार तो है ही क्या कहते हैं उसको, क्रैडल टू ग्रेव। क्रैडल टू ग्रेव ही का कंसेप्ट है ना, बच्चे पालने से लेके कब्र तक के जाने तक का सारा हिसाब किताब सरकार देखती है, सारा जिम्मेदारी सरकार ले, तो मुझे करने की जरूरत ही क्या है? तो ये कहते हैं कि हाय कि ऐसा नहीं चलेगा, तुमको करना पड़ेगा। लोन लो, एजुकेशन लो या फिर बिजनेस लगाओ और कंपटीशन में आओ। सरकार को यही ध्यान देना चाहिए कि राज्य को यही ध्यान देना चाहिए। समझ में आया? नॉजी क्या बिलीव करते हैं कि नॉजी बिलीव दैट स्टेट हैज नो अथॉरिटी टू रिडिस्ट्रीब्यूट सिटीजन्स प्रॉपर्टी। ये तो खैर नॉजी अपनी किताबों में भी कहते हैं। और नॉजी का ये कंसेप्ट ही है कि देखो, प्रॉपर्टी जो है ना वो स्काई से फॉल नहीं कर रही, वो कहीं आसमान से नहीं गिर रही, वो एक हार्ड एंड मनी है, वो हार्ड अर्निंग है एक व्यक्ति की, जिसने बहुत मेहनत की है उसको कमाने के लिए। अब जैसे एलन मस्क हैं, या छोड़ो, एलन मस्क दूर की बात हो गई। हम बात करते हैं कि अडानी अंबानी, या फिर चलो आप उनसे भी रिलेट नहीं करोगे, खुद की बात करो, खुद की बात करो। तुम्हारे फादर हैं या तुम ही हो, अगर तुम लोग में से कोई जॉब कर रहा हो तो
या तुम्हारे फादर जॉब कर रहे हो, तो तुम देख रहे हो ना कि तुमने कितना ऑफिस में टाइम बर्बाद किया। ऑफिस में जाते हो दिन भर, वहां पे कितनी मेहनत करते हो, फिर आते हो और तुम्हारे दिमाग में किया तुम्हें आईएएस बनना है, यूपीएससी करना है, क्वालिफाई करना है, सिविल सर्विसेज करना है। उसके बाद से आके इतना पढ़ रहे हो, मेरे 2-2 घंटे के लेक्चर देख रहे हो, तो इतना मेहनत कर रहे हो। इतना मेहनत करने के बाद अगर कोई सरकार तुमसे आके कहेगी सुनो, तुमने कमाया है ना, तुमने 10 लाख का पैकेज है ना तुम्हारा, तो तुम कहोगे हाँ क्यों। तो एक काम करो, 5 लाख निकाल के दे दो। तो किसको दे दो? तो उन लोगों को दे दो जिनके पास कुछ नहीं है। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ना ये बेसिक चीज कि क्यों मैं दे दूं, ये मेरी हार्ड अर्न मनी है ना, ये मैंने कमाया है, मैं क्यों किसी और को दूं। ये जो कंसेप्ट होता है ना, यही कंसेप्ट होता है एक फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन क्रिएट करता है कि यार, एक वो जो बैठे हुए हैं, वो दिन भर बैठे रहते हैं, वो दिन भर क्या करते हैं, वो अपने अपने इंटरटेनमेंट की व्यवस्था खोजते रहते हैं, और मैं दिन भर मेहनत करूं, कमाऊं, ताकि इनमें बांट दूं। ये जस्ट है क्या? इसी पे रॉबर्ट लॉजिक जो है एकदम ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं। वो कहते हैं कि देखो, आसमान से नहीं गिर रही प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एक मेहनत से कमाई जा रही है, तो इसको जो बांटने का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट लगाया है ना, इसकी तुम्हारी कोई अथॉरिटी ही नहीं है। तो तुम लोग बस एक काम करो, नाइट वॉचमैन की तरह काम करो, जाओ बाहर जाओ, वॉचमैन की तरह खड़े रहो। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है हमारी प्रॉपर्टी पे। मेरी इमोशंस आपको समझ में है। मैं रॉबर्ट नॉजिक की तरफ से बोल रहा था, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव होकर बोल रहा था। तो इसी वजह से इतने हार्श एग्जांपल्स को मैंने यहाँ यूज किया, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये कौन है? हाइक है, नॉजिक है, स्पेंसर है, फ्रिडमैन है। ये सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ सोचा। क्या फायदा इनके सोचने का, क्या फायदा इनके मेहनत का, इतने रिसर्च का, जब आपको इनके कंसेप्ट ही ना समझ में आए, और पता ही ना चले कि ये किस बारे में बात किए हैं। तो फिर तो हाइक, नाजिक, स्पेंसर, ये सारे लोगों की मेहनत बेकार हो जाएगी, और पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का आपका पर्पस भी खत्म हो जाएगा। उससे तो बढ़िया आप कुछ और ही पढ़ लेते, उससे तो बढ़िया आप कॉमिक्स पढ़ लेते, ज्यादा अच्छा रहता, कुछ मजा तो आता। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट समझो। समझो कि एक थिंकर ने क्या बोला है, क्यों बोला है, क्या सोच के बोला है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो मैं हूं उसके लिए। मैं आपको उस जोन में लेके जाऊंगा जिस जोन में आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। फ्रीडमैन क्या कहते हैं? ये मिल्टन फ्रीडमैन है। ये क्या कहते हैं? ये कुछ हद तक हाई की तरह ही बात करते हैं। ये भी कंपटीशन की ही बात करते हैं, और ये कहते हैं कि कैपिटलिस्टिक कंपटीशन जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रीडम के लिए। ये कहते हैं कि अगर कंपटीशन होगा ना, तो फ्रीडम आएगी। आप भी इंडिपेंडेंट फ्री करोगे। जैसे अगर सरकार किसी किसी व्यक्ति को कुछ दे रही है, तो हमेशा याद रखना कि कुछ ले भी रही है, आपसे आपका फ्रीडम ले रही है। अगर आपको कुछ दे रही है ना, तो आप पे 50 तरह का लॉ बनाएगी, कहेगी कि चलो ठीक है, तुमको राशन चाहिए ना, चलो राशन कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ, ये लाओ, वो लाओ। सीधे आपको, ऐसा तो नहीं है कि उठा के आपको खाना दे रही है। 50 तरह का लॉ लाएगी। उसके बाद से आपसे कई तरह का रजिस्ट्रेशन कराएगी। उसके बाद से आपका हमेशा ऑडिट करते रहेगी कि आपको मिला नहीं मिला। तो समझ रहे हो, तो कई तरह के क्वेश्चन रिजल्ट्स को भी लेगी। लेकिन अगर कंपटीशन में तुम रहोगे ना, अगर कंपटीशन में रहोगे, कैपिटलिस्टिक कंपटीशन में रहोगे, तो ये आपको फ्रीडम प्रोवाइड करेगा। सरकार ज्यादा नहीं घुसेगी, सरकार को उसका टैक्स मिल गया, सरकार शांत हो गई, चली गई उधर। आप फ्रीडम फील करोगे, और ये फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। और ये ह्यूमन वेलफेयर और सोशल जस्टिस के अपोजिंग अपोजिंग थ्योरीज को जस्टिफाई करता है। समझ में आ गया? गुड। प्रोसीजरल जस्टिस के कुछ मॉडल्स हैं। हर जस्टिस के कुछ ना कुछ मॉडल्स हैं। प्रोसीजरल जस्टिस का भी एक अपना मॉडल है। एक आउटकम मॉडल है, बैलेंस मॉडल है, पार्टनरशिप मॉडल है, जिसे मैकफर्सन्स और सैचर को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आउटकम बेस्ड समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज आउटकम बेस्ड जस्टिस? अभी तक जो हमने देखा ना प्रोसीजरल, उसमें कुछ चीजों को हमने देखा। जैसे उसमें था प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। आपको मैंने यहाँ पे एक चीज दिखाई थी और समझाया था कि नॉर्मन बैरी क्या कहते हैं। नॉर्मन बैरी का किसी को कंसेप्ट याद आ रहा है? 1 मिनट के लिए याद करना, नहीं हो तो मैं तो रिपीट करूंगा यहाँ पे। नॉर्मन बैरी क्या कहते हैं कि अगर प्रोसीजर सही है ना, तो फिर रिजल्ट जो भी हो उसे क्या ही फर्क पड़ता है। ये बात नहीं मानते ये लोग, आउटकम वाले। आउटकम कहते हैं कि ये आप आंख नहीं फेर सकते कि आपने एक परिवार में या एक घर में या एक व्यक्ति को आपने उसको प्रॉपर खाना दे दिया। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ या नहीं हुआ। अगर फूड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सही हुआ, जैसे आपने क्या किया कि सरकार सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में सबके लिए सबके हिसाब से जोड़ के वो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करा दी।
या रेडीमेड फूड प्रोवाइड करा दी, मानो बाढ़ आई है और रेडीमेड फूड प्रोवाइड करा दी, तो अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से फूड पहुंच गया तो आपका काम खत्म हो गया। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ तो यही कहता है कि पहुंचा दिया ना, अब वो जिस तरह से बंटवारा कर दे, आपका काम था आपने पहुंचा दिया। यहाँ ये कहते हैं कि नहीं, कैसे आपका काम खत्म हो सकता है? आपका काम कभी खत्म नहीं होगा, जब तक लास्ट बेनिफिशियरी को उसका बेनिफिट नहीं मिल जाता तब तक आपका काम खत्म नहीं होगा। इसका मतलब आउटकम बेस्ड पे है ये काम, आउटकम होना चाहिए, इक्वालिटी देने से काम नहीं चलेगा। आप इंश्योर करें कि सही रिप्रेजेंटेशन, सही लोग, जैसे हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, इक्वालिटी आउटकम बेस्ड है। यहाँ पे सिर्फ एंट्री में इक्वालिटी नहीं है कि सारे कास्ट के लोग एक साथ इक्वली फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जबकि लिबरल कंट्रीज, लिबरल नोशन यही कहता है कि सबको एजुकेट एजुकेशन दो, सबको एजुकेट फैसिलिटी दो और इक्वालिटी दे दो, कि हाँ तुम सब फॉर्म भर सकते हो, अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन सिस्टम है, ये अलग ही डिबेट है, जब रिजर्वेशन के टॉपिक को करेंगे तो उस वक्त देखेंगे इस चीज को। यहाँ पे ये है कि आउटकम बेस्ड, आउटकम इंश्योर करती है ये सारी चीजें, कि सिर्फ आपका पार्टिसिपेशन, आपको राइट तो है ही फॉर्म भरने का, सिर्फ राइट ही नहीं है, जॉब मिलने की गारंटी है। कैसे गारंटी है? तो आपको आपके कास्ट के बेसिस पे, आपको आपके कास्ट के लेवल पे आपको SC ST OBC EWS में बांटा गया है, और आप उसी क्राइटेरिया में, उसी कैटेगरी में आप फाइट करेंगे। तो ये इंश्योर होगा ना कि एटलीस्ट आपके कास्ट का कोई व्यक्ति, आपके कैटेगरी का कोई व्यक्ति जरूर उस जॉब को पाएगा, अगर वो सारे लोग फॉर्म भरेंगे उस कैटेगरी के अंदर तो। समझ रहे हो? रिजर्वेशन जो क्राइटेरिया हमारे यहाँ, वो आउटकम जस्टिस का सबसे बड़ा एग्जांपल है। चीजें समझ में आई? अब बैलेंस मॉडल पे चलते हैं। मैं यहाँ इस चीज को बहुत ज्यादा खींच नहीं रहा हूं, क्योंकि ये बस प्रोसीजरल जस्टिस का एक मॉडल है। जब हम एक्चुअल रिजर्वेशन पे बात करेंगे ना, रिजर्वेशन एक टॉपिक है अपने में, तो उस वक्त इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बैलेंस मॉडल क्या है? ये क्या ये क्या बैलेंस करने की कोशिश करता है ये मॉडल? तो देखो, प्रोसीजर को और आउटकम को। प्रोसीजर क्या कहता है कि सही तरीके से कुछ भी होना चाहिए, और आउटकम क्या होता है कि इंश्योर करता है कि नहीं भाई, सबको बराबर मिलना भी चाहिए, सिर्फ प्रोसीजर से काम नहीं चलेगा। सबको बराबर मिलना चाहिए, मतलब ये इससे काम नहीं चलेगा कि सबको इक्वली राइट के साथ फॉर्म भरने का अधिकार मिला या नहीं मिला। ये भी इंश्योर करना होगा कि सबको उस फॉर्म भरने के में कैटेगरी का फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, सबको जॉब मिली कि नहीं, हर सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव सरकार का हिस्सा है या नहीं है। अब पार्टनरशिप मॉडल पे आते हैं। ये क्या इंश्योर करता है? ये कोलाबोरेशन इंश्योर करता है। किसमें? तो डिसीजन मेकिंग में। किसमें? तो पार्टीज के बिटवीन में, पार्टीज के बिटवीन। ये पार्टनरशिप मॉडल पे चलता है कि जो भी डिसीजन होगा वो पार्टीज के ही अंडर में होगा, और पार्टीज उसको कोलैबोरेटली इस चीज को देखेंगी और समझने की कोशिश करेंगी। हालांकि ये जो दो सीबी मैकफर्सन है और सचर हैं, वो प्रोसीजरल जस्टिस के बहुत पक्ष वाले लोग नहीं है, हालांकि इसको क्रिटिसाइज ही करते हैं। चलिए क्रिटिसिज्म एक बार देख लेते हैं। तो सीबी मैकफर्सन क्या कहते हैं? कहते हैं कि अगर स्ट्रिक्ट कैपिटलिस्ट प्रोसीजर को अगर हम फॉलो करते हैं ना, तो ये डिस्ट्रॉय करता है ह्यूमन क्रिएटिविटी को, और कोई रूम नहीं छोड़ता जस्टिस के लिए। ये स्ट्रिक्ट अगर कैपिटलिस्ट प्रोसीजर होगा कि बस हमें प्रोसीजर पे ध्यान देना है, छोड़ दो, जिसको जो मिला वो मिला, लेकिन हमें अपना बस प्रोसीजर सही करना है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो कमजोर व्यक्ति है, जिसके पास पैर नहीं है, वो रेस में अगर दौड़ जाएगा ना, तो उसको कभी भी वो रेस नहीं जीत सकता। और वो फिर रेस नहीं जीतेगा तो उसको जो रेस जीतने का बेनिफिट है, जो उसका लाभ है, वो कभी नहीं मिलेगा। तो ये कहते हैं कि कैपिटलिस्ट फॉर्मेट ऑफ जस्टिस इज नॉट गुड, एंड इट लीव्स नो रूम फॉर द जस्टिस। So it undermines the human capability, human creativity, rather human creativity, not capability. Capability भी undermine होती है to certain extent, but human creativity is also undermined and leaves no room for justice. Hopefully, हाँ, hopefully आप ये समझ गए होंगे। सचर क्या कहते हैं कि वो मानते हैं ना कि टैलेंट जो है ना, टैलेंट का जो हिसाब किताब है, वो इंट्रिंसिक वर्थ के हिसाब से होता है, ठीक है। और हो सकता है कि एक व्यक्ति जिस जगह पे काम कर रहा हो, वो उस जगह के लिए टैलेंटेड ना हो, वो उस जगह के लिए टैलेंटेड ना हो, वो कहीं और के लिए टैलेंटेड हो। हालांकि इसको सचिन ने बहुत क्लियरली और बहुत सिंपली मेंटेन किया है, मैं बस आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टैलेंट हर बार जो है ना, उसका टैलेंट कहीं और है, तो वो जिस जगह पे काम कर रहा है, तो वहां पे टैलेंट रिवॉर्डिंग ना हो, उसकी ह्यूमन वर्थ के हिसाब से ना हो, उसके सोशल हायरार्कीज के हिसाब से ना हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम वेस्टफुल इंसान है या वो वेस्टफुल प्रोडक्ट है। उसका भी एक टैलेंट है, और
उसको एकदम स्ट्रिक्ट कैपिटलिस्ट ऑर्डर में मत देखो, उसको मॉडल्स की तरफ से देखो, उसको अलग अलग ढंग से भी देखने की कोशिश करो। अब सब्सटैंटिव जस्टिस पे आते हैं। अभी तो प्रोसीजरल जस्टिस पे हम थे, अब सब्सटैंटिव जस्टिस पे आते हैं। ठोस जस्टिस जिसको कहते हैं, हालांकि ठोस जस्टिस कहीं लिखा नहीं होता है और मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, या फिर मैं इस शब्द का एग्जैक्ट हिंदी नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं, क्योंकि मैंने सारी पढ़ाई इंग्लिश में ही की है, मैं हिंदी में इसलिए आपको समझाता हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल सके। ये एक यूटिलिटेरियन कंसेप्ट है मेरे यहाँ पढ़ाने का। तो चलिए सब छोड़िए, सब ये चलते हैं हम सब्सटैंटिव जस्टिस को समझ। सब्सटैंटिव जस्टिस उस वक्त से जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं आउटकम पे, उसी चीज को ये और हाईलाइट करता है। इवन ये कहता है ना कि जस्टिस सब्सटैंटिव कब होगी, जस्टिस प्रोसीजरल कब होगी। प्रोसीजरल तब होगी जब किसी एक सर्टेन प्रोसीजर को फॉलो करेगी, प्रोसीजरल है। और सब्सटैंटिव जस्टिस तब होगी जब ये एक्चुअली में किसी को बेनिफिट कर पाएगी। ऐसा नहीं है कि प्रोसीजर फॉलो कर दिया, जैसे आप देखते हो ना रेड टेपिज्म क्यों होता है। रेड टेपिज्म का सबसे बड़ा कारण क्या है? ब्यूरोक्रेट्स मानते हैं कि अरे हमने अपनी कोरम पूर्ति कर दी ना, बात खत्म, अब यहां से हमारा रोल खत्म होता है। टीचर जाता है कहता है कि क्लास में कि हमने एक चैप्टर पढ़ा दिया ना, बात खत्म हो गया, चलो घर। यहां पे आपका रोल खत्म नहीं होता। सब्सटैंटिव जस्टिस वाले ये कहते हैं, वो कहते हैं कि आपका रोल तब तक नहीं खत्म होगा ना जब तक आपको बेनिफिट आप लास्ट व्यक्ति तक पहुंचाना दें। अगर सरकारी दफ्तर है, सरकारी ऑफिस है, तो सरकारी ऑफिस में जिस तरह का भी ऑफिस है, अगर आधार का ऑफिस है, अगर फूड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफिस है, अगर रोड ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है, तो आपको देखना होगा कि जो व्यक्ति आ रहा है ऑफिस में, उस लास्ट व्यक्ति को उस रोड उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है या नहीं, उसका एनओसी मिलता है या नहीं, उसका आरसी उसको मिलता है या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। ऑफिस में आके 9 घंटे खोल देने से काम नहीं चलेगा। उसी तरह से ये कहते हैं कि टीचर का काम ये नहीं है कि चुपचाप आए और एक एक सिंपल रीडिंग में चैप्टर्स को पढ़ाए और चले गए। ये रॉट लर्निंग का काम नहीं है। आपका काम है कि आप इंश्योर करें कि आपने स्टूडेंट को समझाया कि नहीं समझाया कंसेप्ट, आपने उस स्टूडेंट को बताया कि नहीं बताया। सब्सटैंटिव जस्टिस तभी सामने आएगा जब वो सब्सटैंटिव चीजों को देखेगा, जब वो ठोस चीजों को देखेगा। और ठोस चीजें तब समझ में आएंगी जब उसका इंपैक्ट होगा आउटकम पे, जब उससे कोई चीज निकलेगी। आप क्लास लेने गए, मैं क्लास लेने जाता हूं, मैं क्लास में मैं गया और पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया, पढ़ाया और बच्चे ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, मैंने बच्चों के क्वेश्चन के आंसर्स देना शुरू कर दिए, और इस तरह से क्लास हुई। और जब मैं निकला तो बच्चे कहेंगे हाँ आज हमने कुछ पढ़ा। दिस इज सब्सटैंटिव जस्टिस, दिस इज बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द जस्टिस। समझ में आ रहा है? मैंने पढ़ाया और इसका एक आउटकम निकला, इसको कहते हैं एक सब्सटैंटिव जस्टिस। समझ में आई ये सारी चीजें? तो सब्सटैंटिव जस्टिस को अगर आपको थिंकर्स चाहिए तो आप मैकफर्सन को ले लो, शशर को ले लो, जो पिछले स्लाइड में थे। मैं इसका शेयर कर दूंगा स्लाइड, इस पावर पॉइंट को। तो आपको ये सारी चीजें शायद समझ में आ गई होंगी। और ये बेसिकली आउटकम पे ही फोकस करता है सब्सटैंटिव जस्टिस, क्योंकि आउटकम पे ही फोकस करेगा ना। सब्सटैंटिव अगर किसी चीज को होना है तो वो जब तक आउटकम पे ना मिले, जैसे पुलिस के पास गए और पुलिस से आप कहे कि सुनो मेरा वॉलेट चोरी हो गया, मैं मेले में गया था घूमने, या मैं स्टेशन से आ रहा था और किसी को छोड़ के अपने घर के और मेरा चोरी हो गया। पुलिस कान खुजलाते हुए बोली कि ठीक है देखते हैं क्या होता है। जो उनका तरीका है, जो उनका बदतमीज वाला ये तरीका है, उस तरह से वो बोलते हैं। ये ये क्या लॉ हो गया, ये क्या जस्टिस हुआ? सब्सटैंटिव जस्टिस कहता है कि अगर आपकी चोरी हुई है और आपका उसमें क्रेडिट कार्ड था, ड्राइविंग लाइसेंस था, पैन कार्ड था, आधार कार्ड था, कई सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे भले आपको वो खोज के ना दे, हालांकि जस्टिस तो ये हुआ कि वो आपको खोज के दे, अगर नहीं देता तो कम से कम आपकी बात सीरियसली सुने और उस केस को नोट करे, और वो अब अपने किसी एक आदमी को अलॉट करे कि सुनो इनका यहाँ वॉलेट चोरी हो गया था, इनका एक बार जाओ पता करो, खोजो, पता करो स्टेशन पे कि कहीं उनके पास तो नहीं गया है, लॉस्ट एंड फाउंड में तो नहीं मिला, किसी दूसरे व्यक्ति को तो नहीं मिला, उनके जो चोरों का एक नेटवर्क है उनसे पता करो कि कहीं उनके पास तो नहीं गया, और कहीं से भी लाके उसको दो। अगर तुम जैसे ही लाके उसको दे देते हो, जस्टिस हो जाता है। जस्टिस हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि हम जिस अथॉरिटी के पास गए हैं वो हमें हमारा रिड्रेसल ग्रीवांस का रिड्रेस कर देता है ना, तो ये हमारा जस्टिस हो जाता है। होपफुली अब सब्सटैंटिव जस्टिस आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा एग्जांपल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डालना कि भाई सब्सटैंटिव जस्टिस का 10 एग्जांपल दो, मैं एक रील बनाऊंगा और उसमें डाल दूंगा। चीजें क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे हम लोग के चचा जॉन रॉल्स, इन्हीं का सबसे ज्यादा इंतजार था। खाली दुबले, बहुत दुबले पतले हो गए, देख रहे हो, चश्मा वश्मा भी लग गया इनको, खैर बूढ़े हो भी हो गए हैं। तो जॉन रॉल्स ही मेन प्रोपोनेंट हैं। जॉन रॉल्स के ही आगे पीछे हमारा पूरा ये चैप्टर चलने वाला था।
जॉन रॉल्स, इतनी सारी जो हमने कहानी पढ़ी, वो अलग अलग तरह के जस्टिस थे। नीड बेस्ड जस्टिस, मेरिट बेस्ड जस्टिस, वो थे कुछ जस्टिस के टाइप थे। फिर वो जस्टिस को समझाने का तरीका था। उसके बाद से फिर हम प्रोसीजरल पे आए, फिर सब्सटैंटिव पे आए। अब हम एक्चुअल इस पे आते हैं, थ्योरी पे आते हैं। तो जॉन रॉल्स का क्या व्यू है? हालांकि जॉन रॉल्स ने जो व्यू दिया ना, उसके पीछे एक कहानी है, और बहुत ही अच्छी कहानी है। और ये कहानी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने किस कंटेक्स्ट में इस कहानी को दिया था। तो यहां पे जो मैं कह रहा था आपको, सॉरी, यहां पे जो मैं आपको कह रहा था, एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि कहां से ये कनेक्शन ब्रेक हो गया था और कहां तक मैंने इस चीज को समझाया था। तो मुझे लगता है कि मैंने क्रिटिक ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म समझा दिया था। अचानक से मैंने देखा कि कनेक्शन ब्रेक कर गया है स्क्रीन का। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं एक जल्दी जल्दी एक जस्ट ले लेता हूँ। अगर पता नहीं मुझे मैंने कहाँ तक समझाया आपको, और मैं वो वीडियो एक्सेस नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं इस चीज को स्टॉप नहीं कर देता। और स्टॉप करने पे ये दूसरा वीडियो क्रिएट हो जाएगा, जो कि मैं चाहता नहीं। तो चलो ठीक है, क्रिटिक ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म मैं आपको समझाता हूँ कि वो जॉन रॉल्स क्या करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया ना, तो जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर लेना, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कहाँ तक मैंने समझाया। तो जॉन रॉल्स क्यों चिड़े रहते हैं हमेशा इन पे, बंधप पे या यूटिलिटेरियन कंसेप्ट पे? क्योंकि वो कहते हैं कि तुम लोग इंडिविजुअल को देखते नहीं यार, मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम पीपल देखते हो, और इंसान को, इंडिविजुअल इंसान को देखते ही नहीं। कांत कांत की फिलोसफी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। कांत समझते हैं कि ह्यूमन जो है ना, उसको सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी होनी चाहिए। और वो मानते हैं कि ह्यूमन जो है ना, खुद में एक एंड है, वो किसी चीज का मीन नहीं है। रॉल थ्योरीज क्या करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करता है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या अर्थ होता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो न्यायपूर्ण हो। और कभी भी फेयर शब्द आएगा ना, तो आप ये समझना कि प्रोपोर्शनैलिटी की बात हो रही है। फेयर कोई चीजें तभी होंगी जब वो आपको आपके प्रोपोर्शन में मिलेंगी। समझ रहे हो? अगर जब तक प्रोपोर्शनैलिटी का ध्यान नहीं रखा जाएगा, जैसे मानो आपको 10 रोटी की जरूरत है और आपको 10 दी जा रही है, तो ये प्रोपोर्शन है। किसी की 3 रोटी की जरूरत है, उसको 3 दिया जा रहा है। किसी को 3 की जरूरत है, 10 दिया जा रहा है। जिसको 10 की जरूरत है, उसको 2 दिया जा रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो जरूर है, लेकिन फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम यहाँ है, फेयरनेस का काम है डिस्ट्रीब्यूशन का। चलो, होपफुली ये समझ में आ गया प्राइमरी गुड क्या है। तो रॉल्स का मानना है कि प्राइमरी गुड, जस्टिस क्या है? प्राइमरी गुड है ह्यूमन सोसाइटी का। अगर अच्छी सोसाइटी चाहिए, भली सोसाइटी चाहिए, तो आपको प्राइमरी गुड चाहिए। हालांकि मैंने अभी जब ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो मैंने बहुत डिटेल में इसको कई सारे एग्जांपल्स के साथ समझाया था, लेकिन ठीक है, चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इस चीज को। जस्ट इसका मानना है, रॉल्स का मानना है कि जो प्राइमरी गुड होता है ना, वो क्या होता है? वो सबसे बड़ा वर्च्यू होता है ह्यूमन सोसाइटी का। और प्राइमरी गुड यहाँ पे जस्टिस है। अगर न्याय होगा ना, तो एक समाज अच्छा भी होगा। और समाज अच्छा होगा, तो वो अच्छी सर्विसेज देगा। समाज सर्विसेज नहीं देगा। अगर राज्य अच्छा होगा, सिस्टम अच्छा होगा ना, तो वो अच्छी गुड्स और सर्विसेज किसको देगा? समाज को देगा। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, और ये प्राइमरी गुड होगा ह्यूमन सोसाइटी का, जो जो है जस्टिस। समझ में आया? वो प्राइमरी गुड को बांटते हैं दो हिस्सों में, सोशल गुड और नेचुरल गुड। सोशल गुड क्या है? तो सोशल गुड वो सारी चीजें हैं जिसमें जो सोशल इंस्टीट्यूशंस आपको देते हैं, सामाजिक इंस्टीट्यूशंस देते हैं। जैसे आपको सरकारें हो गई, सरकारें हो गई या सरकार की कुछ बॉडीज हो गई, ये आपको देती हैं। जैसे वेजेस आपका आपका या फिर आपकी कंपनी हो गई जो आपको वेजेस देते हैं। वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, मटेरियल गुड्स, राइट्स, वो सारी चीजें जो आपको समाज से चाहिए, जो आप पैदा नहीं हुए हो जिन चीजों को लेके, जो चीज आपको नेचर ने नहीं दी, आपको समाज देता है। पैसे क्या नेचर देता है? कोई पेड़ लगा हुआ है? या वेल्थ आपको नेचर देगा? बिल्कुल नहीं देगा। हेल्थ दे सकता है, वेल्थ तो नहीं दे सकता। और अपॉर्चुनिटीज तो बिल्कुल ही बिल्कुल नहीं दे सकता वो, क्योंकि नेचर के पास कोई नेचर अपॉर्चुनिस्टिक नहीं होती। अगर होती तो हम सब खत्म हो चुके रहते अभी तक। और नेचुरल गुड्स क्या क्या है? तो ह्यूमन का हेल्थ, इंटेलिजेंस, इमेजिनेटिव पावर, कैपेसिटी, ये सारी चीजों के साथ एक इंसान पैदा होता है। तो जस्टिस क्या है कि दोनों का सही उपयोग हो सके, सोशल गुड इंसानों में बढ़ सके, और ह्यूमन और जो नेचुरल गुड है जो इंसान में है, उस चीज की कद्र हो और उस चीज को वैल्यू मिले। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। चलो, यहाँ पे जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है इनका, और सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, जो है ओरिजिनल पोजीशन। तो अब यहाँ पे अब आपको समझने की जरूरत है एक कहानी की। आप एक कहानी समझो, तो आपको वेल ऑफ इग्नोरेंस समझ में आएगा और ओरिजिनल पोजीशन समझ में आएगा। तो बात ऐसी है कि अब कहानी सुनो बस। बात ऐसी है कि एक एक मानो एक खाली मैदान है। खाली मैदान है मतलब फील्ड है। आप वहां सब खड़े हो,
और आपको पता ही नहीं है कि फील्ड के बाहर की कोई दुनिया है, क्योंकि अभी समाज का की स्थापना नहीं हुई है, अभी अभी सिस्टम की स्थापना नहीं हुई है, अभी कुछ नहीं है। आप अपने ओरिजिनल पोजीशन में हो। ओरिजिनल पोजीशन मतलब वास्तविक अवस्था में। वास्तविक अवस्था क्या है? तो स्टेट ऑफ नेचर की अवस्था है। स्टेट ऑफ नेचर में क्या है? स्टेट ऑफ नेचर से आप डिफरेंट कैसे हो? क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक समझ है। स्टेट ऑफ नेचर में तो आपके पास बेसिक भी कुछ नहीं है। स्टेट ऑफ नेचर में तो बिल्कुल एकदम मतलब आप आदि मानव से ह्यूमन की तरफ बढ़ रहे हो। यहाँ पे आपके पास बेसिक समझ है, आपने चीजों को जाना है, समझा है, और एक बेसिक आप ह्यूमन के फंक्शंस में काम कर रहे हो। ये बेसिकली कह रहे हैं कि आप उस पोजीशन में हो जिस पोजीशन में आपको समाज की तरफ जाना है। समझ रहे हो? आपको समाज में इंडक्ट होना है, लेकिन अभी आप इंडक्ट नहीं हुए। अब ये रॉल्स कहते हैं कि मानो अब इस पोजीशन में कोई एक लॉ बनाएगा, कोई एक समाज के लिए लॉ बनाएगा, उसको पता नहीं है कि जब वो लॉ बन जाएगा ना और वो समाज में दोबारा जाएगा तो उसका क्या रोल होने वाला है। किसी तुम्हें पता नहीं है कि तुम आईएएस होगे, किसी और को पता नहीं है कि वो गोलगप्पे वाला होगा, या फिर किसी को पता नहीं है कि वो पहलवान होगा या जज होगा। किसी को कुछ पता नहीं है। तो अब बताओ, अब तुम्हारा सोसाइटी में क्या स्टेटस होने वाला है, क्या हायरार्कीज में तुम जाने वाले हो, ये तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारे तुम्हारे पोजीशन के बारे में तुम्हें पता नहीं है। ये बेसिकली ये वेल ऑफ इग्नोरेंस का है कि तुम्हें आइडिया नहीं है, जिस बारे में तुम्हारे पास एक अज्ञानता का पर्दा लगा हुआ है, तुम जानते नहीं हो और अपने ओरिजिनल पोजीशन में हो। तो तुम क्या करोगे? ये दो टॉपिक मैं एक साथ समझा दे रहा हूँ, अलग अलग समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो ओरिजिनल पोजीशन में हो, तुम्हें समाज की स्थिति नहीं, और तुम अंधेरे के पर्दे में हो, वेल ऑफ इग्नोरेंस में हो। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें आगे जाके क्या मिलेगा। तो तुम बताओ, तुम यहाँ एक जो कानून बनाओगे, वो क्या ऐसा कानून बनाओगे कि नहीं, गोलगप्पे वाले को, गोलगप्पे वाले का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ कि जो भी है उसको पहले उसका गोलगप्पा खाए, फिर उसकी पिटाई करे। क्या ऐसा कानून बनाओगे तुम? या तुम जज को ऐसा बनाओगे कि जज उसका जो मन करे वो लॉ पास कर दे, बस उसका जो मन करे किसी को देखे रोड पे कहे इसको फांसी पे चढ़ाओ, अभी मुझे देखने का मन है क्योंकि मेरा पॉपकॉर्न बचा हुआ है और मुझे कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए, तो इसको फांसी पे चढ़ा दो। तो आपको पता नहीं है कि आप आने वाले समय में जज बनोगे, और जब समाज में जाओगे तो आप जज बनोगे या नहीं बनोगे। हो सकता है कि वो आप वो व्यक्ति बन जाओ जो रोड पे चल रहा है, या हो सकता है वो व्यक्ति बन जाओ जो पॉपकॉर्न बेच रहा है। तो आपको अपना सिचुएशन नहीं पता, या गोलगप्पे वाले बन जाओ। तो आपको अपना सिचुएशन नहीं पता। अब बिना अपने एक्चुअल पोजीशन को जाने हुए जब आप समाज के लिए कुछ कानून बनाते हैं या समाज के लिए कोई तौर तरीके बनाते हैं, जस्टिस का सिस्टम बनाते हैं, तो आप मानते हैं, तो ये रॉल्स मानते हैं कि आप वो सारे फैसले लेंगे जो एक ह्यूमन के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जरूरी होगा, अपने खुद सेल्फ के डिटर्मिनेशन के लिए जरूरी होगा, और वो होगा जो एकदम निष्पक्ष होगा, इम्पार्शियल होगा, फेयर होगा। क्योंकि आपको अपने सिचुएशन नहीं पता। अगर आपको पता है कि आप जज हो, तो आप तो दुनिया भर की ताकत जज को दे दो। आपको कोई आइडिया नहीं है आप क्या बनने वाले हो, और आप इस बारे में आपको कोई मतलब पता ही नहीं है। जैसे अभी आप आईएएस की तारीफ कर रहे हो, बहुत तारीफ कर रहे हो, बहुत ज्यादा आईएएस की बात कर रहे हो, किसी से भी बात करते हो ना तो आईएएस की 500 तारीफ करते हो, कहते हैं अरे आईपीएस क्या, बंदूक लेके दिन भर घूमो, वर्दी पहन के दिन भर घूमो, ये वो 50 तरह की बुराई करते हो आईपीएस के बारे में। लेकिन कल को आप बन गए आईपीएस। अब बताओ, जिन जिन लोगों से तुमने बुराई कर रखी है इस चीज की, या बाकी अलाइड सर्विसेज की जिस जिस तरह से आपने बुराई कर रखी है, वो तो फिर आपको दिक्कत होगी ना, आपको आईएएस नहीं मिला। तो ये सारी समस्या है ना। तो आप आज से ही जो बात करोगे, आज से ही जो समस्याएं करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता आपको कौन सी सर्विस मिलने वाली है यूपीएससी के बाद, तो आप सारे ही सर्विसेज को एक स्टैंडर्ड पे रखोगे, कहोगे हाँ ठीक है आईएएस बढ़िया है, लेकिन बाकी सर्विसेज भी अच्छी हैं। सबके अपने 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 कॉम्पिटिशन है, अपने अपने चैलेंजेस है, और अपने अपने बेनिफिट्स हैं, ये कहोगे। तो इसी वजह से ये कहते हैं कि यहाँ पे जो कानून बनेगा, यहाँ पे जो जस्टिस बनेगा ना, वो ह्यूमन सोसाइटी को एक ऐसा जस्टिस देगा, एक ऐसा लॉ देगा जिसके थ्रू एक ऐसा जस्टिस सिस्टम का निर्माण होगा जिसके थ्रू समाज एकदम जस्ट रहेगा, क्योंकि किसी को अपने ओरिजिनल पोजीशन में, और फेयरनेस का सबसे ज्यादा ध्यान होगा। फेयरनेस मैंने अभी बताया था, जब भी फेयरनेस हो समझ जाओ क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी की बात हो रही है। प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आर चूजन विदाउट बायस और सेल्फ इंटरेस्ट। सही बात है, तभी फेयरनेस होगा ना, जब प्रिंसिपल्स जो होंगे जस्टिस के, वो किसी भी बायसनेस और सेल्फ इंटरेस्ट के बिना चुने जाएंगे। ये चीजें समझ में आई, ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस। आपके पास एक आपके सामने एक अज्ञानता का पर्दा है। ठीक है, इंडिविजुअल आर अनअवेयर ऑफ देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक एंड सोशल पोजीशन, उनको कोई आइडिया ही नहीं है। ओरिजिनल ओरिजिनल पोजीशन ऐसा है जहां पे अभी सिस्टम स्टैब्लिश नहीं हुआ है, जहां खुद का जेंडर, रेस, कास्ट, टैलेंट, सोशल पोजीशन कोई आइडिया नहीं है। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट मैंने, मुझे लगता है कि आपको समझा दिया होगा। नहीं समझ में आया तो तुरंत कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो, मैं एक रील बना के इस पे डालूं। वैसे भी मैं
रील डालता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो जरूर डालूंगा, क्योंकि एक अलग से वीडियो बनाना तो कोई लॉजिक बनता नहीं है इस बात का। कमेंट जरूर करना। टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस। जस्टिस ऑफ फेयरनेस, उस वक्त से मैं ये जो कह रहा हूं ना, जस्टिस ऑफ फेयरनेस, जस्टिस ऑफ फेयरनेस, ये फेयरनेस के बारे में मैंने बार बार कहा कि ये प्रोपोर्शनैलिटी की बात करता है, प्रोपोर्शन की बात करता है। ये टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस जो है ना, ये जॉन रॉल्स की सबसे बड़ी जो दो प्रिंसिपल्स हैं, और सारे ड्रामा मतलब सारा जो इन पे क्रिटिसिज्म है ना, इनके इनके बातों पर बस यहीं पे आता है। यहीं पे इन्होंने एक शब्द दिया है, जैसे देखो मैंने एक नीचे साइड में लिखा हुआ है, ये द स्पेसिफिक ऑर्डर इज नोन एज लेक्सिकल ऑर्डर। ये एक लेक्सिकल ऑर्डर है। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है, फिर मैं आपको लेक्सिकल ऑर्डर समझाता हूँ। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, कंडीशन ही बता दूं, चलो कंडीशन ही बताता हूँ। ये दो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कहां से आते हैं, ये मानते हैं, जस्ट रॉल मानते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन में कोई है और बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस है। तो वो जो लॉ बनाएगा, वो किस हिसाब से लॉ बनाएगा। जॉन रॉस अपनी इमेजिनेशन में खुद को उस पोजीशन में पाते हैं, और वो अपने लिए एक समाज के लिए एक लॉ बनाने की, जस्टिस बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो बनाते हैं कि वो अब जस्टिस का सिस्टम कैसे रहेगा। तो उसको वो दो प्रिंसिपल में बांटते हैं, वन और टू। और टू में भी दो पार्ट होता है, टू ए एंड टू बी, जबकि बहुत लोग इसको कहते हैं कि तीन प्रिंसिपल्स है। तो भाई तीन नहीं है, दो ही प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल के दो हिस्से हैं, वो मैं आपको समझाता हूं, तो कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें होगी नहीं। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, ईच पर्सन हैज इक्वल क्लेम टू द फुल्ली एडुकेट स्कीम। सब इंसान का बराबर क्लेम है, किस पे, तो इक्वल बेसिक लिबर्टी पे। लिबर्टी पे सबका बराबर क्लेम है, कोई ज्यादा लिबर्टी के साथ नहीं है और कोई कम लिबर्टी के साथ नहीं है, और सबको मैक्सिमम लिबर्टी इंश्योर की जाएगी। इसका मतलब जॉन रॉल्स साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि लिबर्टी को अपना फर्स्ट प्रिंसिपल मानते हैं। इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल का राइट है लिबरल लिबर्टी पाना और फ्रीडम पाना। तो जॉन रॉल्स क्या कहते हैं कि लिबर्टी जो है ना, लिबर्टी प्राइमरी है, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल है। ये बात समझ में आ गई। फुल लिबर्टी, यहाँ जो इतनी सारी बातें लिखी हैं उसमें मत जाओ। फर्स्ट प्रिंसिपल याद रखना, इक्वल बेसिक लिबर्टी। इक्वल हो और बेसिक लिबर्टी। लिबर्टी ऐसी नहीं हो कि वो आप जाके किसी को हार्म कर दो। जॉन जीएस मिल में हम समझेंगे हार्म प्रिंसिपल क्या है, लेकिन यहाँ हम बस ये समझ लेते हैं कि इक्वल बेसिक लिबर्टी क्या है। बेसिक लिबर्टी मतलब वो सारी चीजें जिसके जिसको जो आपके लाइफ के लिए जरूरत हो, जिसको पाके आप अपने लाइफ को और अच्छा कर सकते हैं, अपने आप को फ्रीडम महसूस करा सकते हैं, या आपको फ्रीडम इंश्योर कर सकते हैं। तो वही है बेसिक आपका लिबर्टी। तो पहला प्रिंसिपल बेसिक लिबर्टी। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, दूसरा प्रिंसिपल यहाँ पे है फेयर एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। दूसरा प्रिंसिपल यहाँ कहता है, सेकंड प्रिंसिपल कहता है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है, उसका पहला हिस्सा क्या है कि दे आर एबल टू अटैच टू ऑफिस द पोजीशन ओपन टू ऑल अंडर द कंडीशन ऑफ फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल, फेयर और इक्वल। फेयर फेयर मतलब, फेयर मतलब निष्पक्ष सीधे शब्दों में, और फेयर का इंट्रिंसिक मतलब ये होता है कि प्रोपोर्शनैलिटी। फेयर एंड इक्वालिटी किसमें होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी में। अगर अपॉर्चुनिटी है तो आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबकी तरह, ताकि आपको वो सारी चीजें मिल सके, सोशल इकोनॉमिक राइट्स आपके मिल सके, और आप इन इक्वालिटी का आपको सामना सामना ना करना पड़े। समझ में आ गया। मतलब पहला प्रिंसिपल इनका है लिबर्टी, दूसरे पे ये रखते हैं, सेकंड प्रिंसिपल के पार्ट वन को रखते हैं ये इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को, मतलब इक्वालिटी को। और तीसरा पार्ट देते हैं ना कि दे आर एबल टू बी द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज, मतलब बेसिकली डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल हमने कई बार समझा है और आगे भी कई बार समझेंगे। ये हॉब्स में भी समझेंगे, लॉक में भी समझेंगे, रूसो में भी समझेंगे, बहुत ज्यादा समझेंगे। तो डिफरेंस प्रिंसिपल की कोई कमी नहीं है समझने की, यहां भी समझ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंस प्रिंसिपल मतलब होता है बेसिकली जो तुमसे डिफरेंट है। हम सब लोग केपेबल हैं, कुछ लोग हमें इनकेपेबल होंगे। मतलब कोई हैंडीकैप्ड हो सकता है, फिजिकली डिजेबल्ड हो सकता है, डिफरेंटली एबल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनको, और कोई बहुत पुअर हो सकता है, कोई बहुत रिच हो सकता है, कोई वुमेन हो सकता है, कोई मेल हो सकता है। तो उनके राइट्स और उनके लिबर्टीज में डिफरेंसेस हो सकता है। महिलाओं के लिए रात जो होती है वो 6 से 7 बजे के बाद शुरू हो जाती है, मतलब जनरल टीयर 2 सिटीज में, टीयर 3 सिटीज में। यहाँ दिल्ली में तो कोई बात ही नहीं है। तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में 7 बजे के बाद रात हो जाती है, वहीं मर्दों के लिए उसी सिटी में 10 बजे के बाद रात होती है। तो ये कैसे, सूरज पहले उनके लिए डूब जाता है, इनके लिए बाद में डूबता है क्या। तो ऐसा नहीं है ना। तो इनके पास लिबर्टी की बात है, तो ये कहते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल है, और डिफरेंस को एडिक्वेटली आपको एड्रेस करना पड़ेगा। अगर एड्रेस नहीं करोगे ना तो फिर जस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा।
समझ में आया? तो पहला प्रिंसिपल है लिबर्टी, बेसिक लिबर्टी, दूसरा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब इक्वालिटी, और तीसरा है डिफरेंस प्रिंसिपल। ये चीजें समझ में आई? नहीं समझ में आई तो देखो ऊपर, यहाँ पे मैंने 1 और 2 करके दिया हुआ है। फर्स्ट प्रिंसिपल इक्वल लिबर्टीज फॉर ऑल, सेकंड प्रिंसिपल फेयर फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और डिफरेंस प्रिंसिपल। इसको 2 में ए और बी कर लेना जो नीचे दिखा हुआ है, वैसे मैंने लिखा भी हुआ है। ये और ये क्या है? ये स्पेसिफिक ऑर्डर, इस स्पेसिफिक ऑर्डर को, हाँ, और ये कहते हैं कि ये यूं ही नहीं लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये एक लेक्सिकल ऑर्डर है। ये ऑर्डर है जिस चीज को फॉलो करना पड़ेगा तभी जाके, अगर आपने इक्वालिटी को फर्स्ट कर दिया है, डिफरेंस प्रिंसिपल को फर्स्ट कर दिया, तो फिर ये जस्टिस नहीं रहा, फिर ये कुछ और बन जाएगा, लेकिन जस्टिस तो नहीं रहेगा। अगर जस्टिस होना है और फेयरनेस के साथ जस्टिस होना है तो इसको इसी लेक्सिकल ऑर्डर में लिबर्टी, अपॉर्चुनिटी मतलब इक्वालिटी और डिफरेंस प्रिंसिपल। हालांकि आगे आने वाले देखना ना, आगे आने वाले मार्क्स इसी चीज के लिए क्रिटिसाइज करेंगे, सोशलिस्ट क्रिटिसाइज करेंगे कि देखो ये रॉल्स जो है अमेरिका से है, इसलिए इन्होंने अमेरिकन नोशंस को फॉलो करते हुए लिबर्टी को फर्स्ट दिया, जबकि इक्वालिटी को फर्स्ट देना चाहिए। वहीं अलग अलग कम्युनिटेरियन का अलग क्रिटिसिज्म करेंगे कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल की बात करते हो, कम्युनिटी के बारे में सोचते नहीं हो, तो अलग अलग कई सारे हैं, और बहुत मजा आएगा उन चीजों को समझने में, देखने में। रॉल डिफेंड करते हैं इनइक्वालिटी को, ये एक बड़ा सवाल है, और ये सारे लोग इनसे पूछते हैं कि क्या आप डिफरेंसेस को, इनइक्वालिटीज को डिफेंड करते हो क्या? ये क्या है, मैं समझाता हूं आपको। ये जो क्वेश्चन, जो इतना बड़ा क्वेश्चन है ना कि क्या रॉल्स जो है वो डिफेंड करते हैं इनइक्वालिटी को, तो इस बारे में जब आप समझेंगे ना, खुद से समझना, मैं आपको बताता हूँ, आपको इसको खुद से समझने की कोशिश करना कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है एक, और बहुत ही सिंपल है, लेकिन पता नहीं क्यों इसको बाकी लोग इतना उलझा के समझाते हैं कि बातें क्लियर नहीं होती। बेसिकली यही रॉल्स कहना चाह रहे हैं कि देखो, हर इंसान अलग बना हुआ है, हर इंसान अलग बना हुआ है। हो सकता है कि वो फिजिकली डैमेज हो सकता है कि वो पैर से चल ना पा रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दिमाग से भी नहीं चल पा रहा, वो दिमाग से नहीं सोच पा रहा। मानो कि कुछ लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो आंख से देख नहीं पाते हो लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं, तो क्या ये उसका गाना उसके डिसएडवांटेज में जाना चाहिए? क्या वो जो गा रहा है वो एक डिफरेंट टैलेंट है, और वो एक तो उसको सरकार से बेनिफिट भी मिल रहा है कि वो उसके पास आंख नहीं है तो देख नहीं सकता, तो डिफरेंटली एबल्ड का बेनिफिट उसको मिल रहा है सरकार की तरफ से। और दूसरा क्या बेनिफिट है कि वो गा गा के अपना पैसा भी कमा रहा है। तो क्या वो डबल बेनिफिट जो उसको मिल रहा है वो मतलब बढ़िया है या खराब है? क्योंकि ये तो फिर गलत हो गया ना कि जो एक आदमी को दो दो जगह से बेनिफिट मिल रहा है, इस तरह की चीजें। हालांकि एग्जैक्टली ये नहीं है, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कंसेप्ट आपको समझ में आ सके। तो ये कहते हैं, रॉल्स कहते हैं कि देखो ये बिल्कुल भी खराब नहीं है, अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड है और उसके पास कुछ दूसरा गिफ्टेड टैलेंट है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और वो चीजें तब तक अच्छी हैं जब समाज के लिए वो चीजें भला कर रही हैं, समाज के ओवरऑल समाज का फायदा कर रही है। जैसे कोई गा रहा है, ठीक है, उसके पास आंख नहीं है, सरकार उसको कुछ बेनिफिट तो दे ही रही है, उसके साथ साथ मानो अब क्या हो रहा है ना कि वो गा रहा है, और वो गा के उसे घूम घूम के गा रहा है और उससे पैसे कमा रहा है और अपने फैमिली का ख्याल रख रहा है। तो लार्जर पर्सपेक्टिव में इसने समाज का ही ध्यान दिया ना, अपनी फैमिली का ध्यान दिया। लेकिन मानो ये कहाँ पे ये चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती हैं, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि फिर ये कंट्रोवर्सी कैसे होगी। इतनी सिंपल सी चीज, कंट्रोवर्सी तब हो जाती है कि मानो किसी के पास गिफ्टेड टैलेंट है, वो दुनिया में कोई भी बंदूक चला सकता है, और बाकी सारे मजदूर हैं। वो सारे मजदूर क्या है कि वो लकड़ियां उठाते हैं, जैसे देखो यहाँ सारे लकड़ियां उठा रहे हैं, है ना, और वहां पे कोई बंदूक चला सकता है, और वो क्या करता है कि वो बंदूक लेके बैठ जाता है, लकड़ियां उठाने के लिए आया है लेकिन वो बंदूक लेके लकड़ी उठाता है। तो क्या ये समाज के लिए भला हो रहा है? क्या उसका बंदूक का टैलेंट यहाँ सबको भला दे रहा है? नहीं है ना, क्योंकि उन लोगों का काम तो लकड़ियां उठाना है ना, कारपेंटरी का काम है उनका। तो ये क्या बंदूक लेके घूम रहा है? तो इस तरह से चीजें बिगड़ती हैं, और इसी चीज को ये कहते हैं कि अगर ये समाज के काम नहीं आ रहा तो इसी चीज को एक इग्नोर करने का काम कर रहे हैं, या समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि अगर कोई भी चीज, कोई स्पेशल टैलेंट किसी को के पास है और वो समाज का भला कर रही है, तो ये अनजस्ट नहीं है कि अगर उसको बेनिफिट उसका मिले और उस चीज को वो अपना आगे बढ़ाए। क्योंकि अगर कोई एक तरह से डिसेबल्ड है, एक तरह से इनकेपेबल है, तो वो दूसरे तरह से केपेबल है। बेसिकली ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी पूरी तरह कैपेबल नहीं होता और कोई भी पूरी तरह इनकेपेबल नहीं होता। यहीं पे सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आती है। लिबरलिज्म वाले कहते हैं कि क्या रॉल्स चचा आप हमको छोड़ के चल दिए,
मतलब अब क्लासिकल लिबरलिज्म से ये डिपार्ट करते हुए दिख रहे हैं। जैसे ही ये इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करते हैं, इनइक्वालिटी को डिफेंड करने चलते हैं, तो ये इनका टिल्टेशन जो होता है ना, इनका झुकाव जो होता है ना, वो इक्वालिटी की तरफ ज्यादा जाने लगता है, डिफरेंस प्रिंसिपल की तरफ ज्यादा जाने लगता है, आउटकम की तरफ ज्यादा जाने लगता है। ही इज जस्ट डिपार्टिंग फ्रॉम द मेरिट सिस्टम टू द आउटकम सिस्टम। सॉरी, मैं हिंदी में रखता हूँ। तो वो डिपार्ट करने लगते हैं मेरिट सिस्टम से, कहा, आउटकम सिस्टम की तरफ। तो यही उनसे पूछते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म वाले कि क्या अ, आप हम आपने हमारा साथ छोड़ दिया और आप चल दिए इक्वालिटी की तरफ, हमें मार्केट के रिस्क पे छोड़ के। तो यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये आपको जानना पड़ेगा। कहीं डायरेक्ट पूछ दिया कि डज रॉल्स डिफेंड इनइक्वालिटी, एंड ही इज डिपार्टिंग फ्रॉम क्लासिकल लिबरलिज्म, और जस्टिफाई रॉल्स जॉन रॉल्स डिपार्चर फ्रॉम क्लासिकल लिबरलिज्म। इस तरह का अगर कुछ क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आया कि क्या जॉन रॉल्स डिपार्चर कर रहे हैं क्लासिकल लिबरलिज्म से, इज जॉन रॉल्स डिपार्टिंग फ्रॉम क्लासिकल लिबरलिज्म, और यहाँ क्वेश्चन आ जाएगी कि इज जॉन रॉल्स होल्डिंग द हैंड्स विद इक्वालिटी एंड रादर इग्नोरिंग द क्लासिकल लिबरलिज्म। यहाँ पे भी आप बोलोगे कि यस। क्यों? अब ये डिफरेंस इन इक्वालिटी बताना, इनइक्वालिटी को किस तरह से जॉन रॉल्स डिफेंड कर रहा है, और बाकी सारी चीजें आप इसको लिख देना। आगे चलें, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं आज इसको। जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को कैसे हम लोगों को जस्टिफाई करना है। उसके पहले कुछ छूटा नहीं, हाँ देखो, एक स्लाइड तो छूट ही गया था हड़बड़ दड़बड़ में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जॉन रॉल्स की थ्योरी कहाँ पे है? बी आर अम्बेडकर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी को डिफाइन कर रहे थे और वहां पे अपने कमिटीज में बात कर रहे थे, तो कई बार जॉन रॉल्स की थ्योरी की चर्चा हुई। मतलब जॉन रॉल्स की थ्योरी की चर्चा कैसे हो सकती है, वो तो 1971 में आया था, फुलिशनेस है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जॉन रॉल्स की थ्योरी के में कई सारा कॉन्ट्राडिक्शन है। जब इसको बात किया एनालिस्ट ने, इस चीज को जब एनालाइज किया तो पाया। तो एरिस्टोटल क्या कहते हैं? सोशल इनइक्वालिटी कैन लीड टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अंबेडकर क्या कहते हैं? एडवोकेट फॉर सोशल जस्टिस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है, ये अलग अलग थिंकर्स हैं। रॉल्स क्या कहते हैं? द थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस एम्फसाइजेस द इक्वल बेसिक लिबर्टी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल। तो ये इन लोगों का अलग अलग अपना कहना है। और कई फैक्टर्स पे हम देखते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई चीजें हैं जो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस से काफी मैच करते हैं, जैसे क्लास जेंडर, कास्ट क्लास जेंडर, और अलग चीजें। सोशल जस्टिस पे कई सारी थ्योरीज हैं हमारे यहाँ, और कई सारे प्रैक्टिकल ऐसे इंप्लीकेशंस हैं जो जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को डायरेक्टली फॉलो करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस का कोई मैच है? हाँ बिल्कुल मैच है। ये आप बहुत सिंपल सी लॉजिक है इसको, आर्टिकल 14, 15 और 19, 21 के अगर स्कोप से देखोगे तो समझ में आएगा कि जॉन रॉल्स काफी ज्यादा रिलेटिव आपको दिखते हैं, और बहुत ज्यादा मतलब उससे आप इंटरेक्ट कर पाओगे। हालांकि इवैल्यूएशन में अभी हम जॉन रॉल्स को खत्म नहीं कर रहे हैं। जॉन रॉल्स की क्रिटिसिज्म अभी पूरी बाकी है, इस वीडियो में हम सारा कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये ब्रायन बेरी की 1993 की बुक द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस में कुछ क्वेश्चंस रेज हुए हैं, उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। फिर बाकी में आगे हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, जैसे कम्युनिटेरियन थ्योरी क्रिटिसिज्म है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म है, लिबरल क्रिटिसिज्म भी है। माइकल वॉल्जर, माइकल सैंडल्स को हम देखेंगे, उसके कैसे फेमिनिस्ट में देखेंगे अलग अलग थिंकर्स को किस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं जॉन रॉल्स को। पहले यहाँ पे हम बैरी को देख लेते हैं। आज का दिन ही बहुत खराब है, ये मेरे साथ दूसरी बार आज हो रहा है। पता नहीं मैंने कहाँ तक पढ़ाया था, लेकिन ठीक है चलो, बैरी ब्रायन से शुरू करते हैं। आधा घंटा बर्बाद हो गया इसी में। बैरी ब्रायन की बुक 1973 में द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है, ये लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप ओरिजिनल पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं, ओरिजिनल और रैशनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल को किस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। ओरिजिनल पोजीशन मतलब क्या? क्या कोई हम सारे ओरिजिनल पोजीशन में जाने को तैयार हैं? क्या कभी एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे हम सब चलेंगे और अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाएंगे, या हम सारे एक्सेप्ट करेंगे? क्यों? क्योंकि हमने अपना पोजीशन सोसाइटी में समझ लिया है। हम अपर अपर क्लास से लेके अपर मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास वाले लोग हैं। हम ना ही बहुत पुअर हैं ना ही बहुत रिच हैं। तो हम अब जो भी जस्टिस थ्योरी ऑफ जस्टिस लाएंगे ना, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सोच के लाएंगे, और हम अपने सोच से ज्यादा नहीं लाएंगे, क्योंकि हम अपने पोजीशन को जानते हैं। तो ये क्या बचपने वाली बात है? क्या ये लॉजिकल है, रैशनल है कि हम उस स्टेट की बात करें, ओरिजिनल पोजीशन की बात करें जहां पे हम कभी जाने वाले ही
नहीं है। और यहाँ पे ये कहते हैं कि आप लीस्ट एडवांटेज कैसे डिफाइन करोगे सोसाइटी में, क्या कोई तरीका है कि हम लीस्ट एडवांटेज डिफाइन कर सकें? आप लीस्ट एडवांटेज के रूप में डिफरेंस प्रिंसिपल को डाल रहे हो। डिफरेंस प्रिंसिपल मतलब जो फिजिकली डिफरेंट है या फिर जिस तरह से वे डिफरेंट हो, आप कैसे डिफाइन करोगे? जैसे आपका आपका मानना है कि अगर जो फिजिकली डैमेज डिसेबल्ड है, वो या फिर वुमेन जो है वो लीस्ट एडवांटेज है, तो क्या जो महिलाएं जो अंबानीज के घर में है, अडानीज के घर में है, टाटाज के घर में है, क्या वो लीस्ट वो है, वुमेन होने की वजह से वो लीस्ट एडवांटेज है? या उनके घर में कोई एक ऐसा डिसेबल बच्चा पैदा हो जाता है, तो क्या उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और उसके लिए व्हील चेयर से लेके हियरिंग इम्पेयरमेंट से लेके जिस तरह की डिसेबिलिटी होगी उस तरह की डिसेबिलिटी कवर की जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट, सरकार ये काम नहीं करेगी क्योंकि वो मोस्ट कैपेबल है। तो ये तुम्हारा कोई कोई रिजिड तरीका नहीं है, और ये कोई तरीका नहीं है क्योंकि तुमने कोई क्राइटेरिया नहीं बताया ना कि लिस्ट एडवांटेज क्या होता है। तो लिस्ट एडवांटेज डिसाइड डिफाइड करना, डिसाइड मतलब ये डिजाइन करना या डिफाइन करना, ये बहुत डिफिकल्ट है। डिजाइन करना ये बहुत डिफिकल्ट है। लीस्ट एडवांटेज मतलब क्या है? बहुत वीक टाइप का टर्म है। आप न्यूट्रिशन बेसिस पे कर रहे हो, हेल्थ बेसिस पे कर रहे हो, इकोनॉमिक बेसिस पे कर रहे हो, प्रॉपर्टी बेसिस पे कर रहे हो, फूड इनटेक बेसिस पे कर रहे हो, एनर्जी कंजम्पशन बेसिस पे कर रहे हो, इन्वायरमेंटल बेसिस पे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो? या इनकम पैरिटी पे कर रहे हो? तो लीस्ट एडवांटेज क्या क्राइटेरिया क्या है जो कि जर्नल्स नहीं बताते हैं। हालांकि आज हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है, यहाँ पे कई सारी चीजें हैं लेकिन ये सारी चीजों को हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिस्कस हम तब करेंगे जब हम कम्युनिटेरियन से लेके फेमिनिस्ट थिंकर तक सबको समझ चुके रहेंगे, और तब हम जॉन रॉल्स की अच्छे से उनके कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे कि इनकी थ्योरी कहाँ पे सही है कहाँ पे नहीं है, और देखेंगे कि माइकल सैंडल्स, माइकल वॉल्जर्स और ये फेमिनिस्ट क्रिटिक और मार्क्सिस्ट क्रिटिक, इवन लिबरल क्रिटिक उनको किस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनके थ्योरी के बारे में क्या कर रहे हैं। इनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला लेकिन उतना ही प्रेज भी मिला है क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा रिमार्केबल काम किया है। हालांकि आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी तरह कल या परसों सुबह तक इसका पूरा डाल ही दूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो रहे हैं। लेकिन क्या करूं, तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी, आज मैंने किसी तरह जबरदस्ती करके इस लेक्चर को बनाया है। कोई नहीं, हम कोशिश करते हैं इसको कि हम लोग मिलकर इसको कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज को कवर करें और जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस खत्म करें। तब तक के लिए गुड बाय, लेकिन आप स्टे ट्यून रहिए हमारे साथ, मेरे साथ, और इसका नेक्स्ट वीडियो जो इसमें क्रिटिसिजम्स हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, और आशा करता हूँ आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और जो समझ में नहीं आया उसको कमेंट में डाल दो, जो समझ में आया वो भी कमेंट में डाल दो, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ, वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। थैंक यू।